अभी इस लेक्चर से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आप लोगों ने जो रिवाइज किया होगा वापस रिवाइज भी हो जाएगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा लॉ, सिविल लॉ है कि क्रिमिनल लॉ है, पहले तो ये बेसिक है, ठीक है। सिविल लॉ है, इसका जो भी चीजें हैं वो कैसी होती हैं, उसमें क्या कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी है? क्रिमिनल लाइबिलिटी समझता है अभी? पहली चीज, क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब पनिशमेंट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे, तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। आप क्या जेल जाओगे? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। तो एक ऐसा लॉ है फिर सिविल लॉ है, जहां पर आपको डैमेजेस मिलते हैं, रेस्टिट्यूशन मिलता है, पर जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फॉलो करता है उसको क्या पनिशमेंट, जेल जाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये राइट इन पर्सोनेम, दूसरा वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। राइट इन पर्सोनेम और राइट इन रेम, दो वर्ड होते हैं। कितने लोगों ने सुना ये वर्ड पहले? ठीक है। अभी ये वर्ड के मीनिंग हम जान लेते हैं कि राइट इन पर्सोनेम क्या होता है, राइट इन रेम क्या होता है। राइट इन रेम होता है जो राइट आपको अगेंस्ट होल वर्ल्ड मिलता है, ठीक है। अगेंस्ट होल्ड वर्ल्ड राइट मिलता है, मतलब अगर न्यूसेंस कॉज हो रहा है तो आप उससे रिलेशन में नहीं है तो भी आप उसकी कंप्लेन कर सकते, ठीक है। न्यूसेंस जैसे टॉर्ट है, कैसा लॉ है? राइट इन रेम। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, ये है राइट इन पर्सोनेम, मतलब जो इंडिविजुअल ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उसी के अगेंस्ट आप रेमेडी ले सकते हैं। दुनिया के अगेंस्ट रेमेडी मिलेगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं मिलेगी, ठीक। यहां तक क्लियर है? राइट इन रेम और पर्सोनेम दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। फिर देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी पहली चीज हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। ऑल द एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं? केवल कुछ ही एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ वही एग्रीमेंट क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ और किसी भी पार्टी ने उसको तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये चीज को कोई पार्टी आपको सेल कर रही है और इतना मनी उसको देना है। अगर वो उसने आपको नहीं बेची चीज, मान लीजिए 500 टन ऑफ क्रूड ऑयल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच कि ये 500 टन ऑफ क्रूड ऑयल देगा और बी उसको कितने रुपए देगा, मान लीजिए 5 लाख रुपीज देगा, ठीक है। तो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। अभी इसमें किसी ने 500 टन नहीं दिया या 500 टन देने के बाद उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? एक ब्रीच हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच मतलब समझता है? तोड़ना, ठीक है। ब्रीच मतलब टूटना रिलेशन, ठीक है। ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होगा फिर? आप कोर्ट में जाके उसकी रेमेडी ले सकते हैं, उसको इन्फोर्स करा सकते कि भाई मैंने इसको 500 टन क्रूड ऑयल दिया और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो आप कोर्ट में जाके क्या बोलोगे कि मुझे पैसे दिलाना। तो ये क्या हुआ? इन्फोर्स कराना कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? समझ रहा भी ये चीज? इन्फोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अभी एक प्रोपोजिशन में पुट अप करता हूं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इस बात सही है? सभी एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं? नहीं है। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। और सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं। अभी हम देखेंगे जब 25 से 30 तक के सेक्शन आएंगे तो हम देखेंगे कुछ एग्रीमेंट आप कर भी लें तो वो आप जाके लॉ कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कैसा एग्रीमेंट हो सकता है? इलीगल कुछ करके, मान लीजिए यहीं पर क्रूड ऑयल की जगह किस चीज की ट्रेडिंग हो रही है? किसी ड्रग्स की। मान लीजिए कोई ड्रग की ट्रेडिंग हो रही है कि ओपीएम देगा, तो ओपीएम के ट्रेड में भी ये है कि भाई मैं तुमको 1 किलो ओपीएम दूंगा
और आप मुझे 5 लाख रुपए देना। अब उसने 1 किलो ओपीएम ला के दे दिया, अब अगले ने 5 लाख रुपए उसको नहीं दिए, तो क्या क्या कोर्ट जाके आप इन्फोर्स करा सकते हो इसको? नहीं करा सकते हो ना। जो इन्फोर्स करा सकते हो जैसे एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये पॉइंट अभी आपको क्लियर हो गया। अभी देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 में दिया हुआ। अच्छा, बेरैक भेजा सर ने, डाउनलोड किया सबने? बेरैक डाउनलोड किया तो अभी आप बेरैक खोल लीजिए सब लोग फोन में, और सेक्शन 10 को पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10, ठीक है, ठीक, यहीं पे, ठीक है। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 की हेडलाइन है, ठीक है। कह रहा है कैसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसको वो बताता है कैसे। ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ, अब क्या है, कैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए? इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, तो पहला वर्ड आपको क्या यहां से नोट करना है? फ्री कंसेंट, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑफ पार्टीज कंपीटेंट, मतलब पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वर्ड हो गया पार्टीज कंपीटेंट। पहला वर्ड क्या था? फ्री कंसेंट, दूसरा है पार्टीज कंपीटेंट। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, तीसरा वर्ड क्या हमने देखा? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये चौथा पॉइंट है, नॉट डिक्लेयर वॉइड। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, जिनको वॉइड ही डिक्लेयर कर दिया था, कि ऐसे एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते। और अभी वो 25 से 30 में पड़ेंगे। तो 4 चीजें आपने लिख ली, कंपीटेंट लिख लिया, ठीक है। अभी हम एक एक पॉइंट को यहां से समझेंगे। टू और मोर पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए। क्या अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? सिंगल पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी चीज का? नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो इन्फोर्स किसके अगेंस्ट कराएगा ना, यही क्वेश्चन आता है ना कि फिर जाके कोर्ट में इन्फोर्स किसके अगेंस्ट कराएगा। तो टू और मोर पार्टीज पहली चीज जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा है पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कंपीटेंट क्या होता है, मतलब मेजर होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, अभी सेक्शन आएगा। तीसरा क्या है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट देखिए, अब आप लिख लीजिए कंपीटेंसी के आगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 में डिफाइन है कौन कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करते। फिर फ्री कंसेंट कहां डिफाइन है, ये कोई बताएगा? फ्री कंसेंट कहां है? 14, सेक्शन 14 में। लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेक्शन 23 में। और एग्रीमेंट नॉट हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड कहां पर है? ये है। इसको मूव कैसे कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शन ऐसे भी है जहां पर एग्रीमेंट को वॉइड ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोई एग्जांपल बताएगा ऐसे एग्रीमेंट्स का जो वॉइड ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि वॉइड है? वॉइड समझता वर्ड वॉइड, मतलब ये इनिशियल स्टेज में ही खत्म, समझ गया? हाँ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म तो 56 में है, पर वॉइड का मीनिंग में पूछ रहा हूँ। वॉइड मतलब वो आप ऐसा एग्रीमेंट करेंगे तो इनिशियली ही वॉइड है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, हाँ, कोई लीगल इफेक्ट उससे नहीं होगा, इसी को कहते हैं एग्रीमेंट्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिनको, जैसे वेजरिंग से, वेजरिंग वेजरिंग पढ़ा ना, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वॉइड, तो ये चीज है। तो अभी एक फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 10 इक्वल्स टू क्या होगा? 11 प्लस 14 प्लस 23। ये समझा आपको क्या फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? 10 इक्वल्स टू 11 प्लस 14 प्लस 23। और आपको 30 तक का अगर सेक्शन समझ गए तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेट समझने में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अभी चले, अभी यहां तक क्लियर है बातें? 10 इक्वल्स टू 11 प्लस 14 प्लस 23, ये आपको लिखना है, ठीक है। यही से, इसी से हम अभी नोट्स बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से। समझ गया? नोट्स मुझे दिखाना भी है जब आप लोग बना ले। अभी स्टेजेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के? स्टेजेस है ना, कैसे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पहले एक होता है प्रपोजल या ऑफर, ठीक है। किससे स्टार्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट का? एक ऑफर से स्टार्ट होता है। अब ऑफर कहां डिफाइन है? अब आप सब लोग फिर देखिए 2A सेक्शन, देखिए 2A, सब लोग ने वेरेक्ट ओपन की। क्या लिखा हुआ है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर
his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining his assent. Such act or abstinence is called proposal. He is said to make a proposal. क्या कह रहा है? When one person signifies to another, एक पर्सन क्या कर रहा है, एक आदमी दूसरे से सिग्निफाई कर रहा है किस चीज के लिए, कि वो उसके लिए कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक पर्सन दूसरे से कह रहा है मैं तुम्हारे लिए या तो ये काम करूंगा या ये काम नहीं भी करूंगा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। किस लिए वो उसको बता रहा है अगले पर्सन को, टू देखिए वो भी लिखा हुआ है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन हिज एसेंट। वो क्या चाहता है कि जो उसको प्रपोज कर रहा है ना कि मैं आपके लिए ये चीजें करूंगा या नहीं करूंगा, इसके लिए वो क्या करे, वो एसेंट दे कि हाँ ठीक है मैं इस बात से एग्री करता हूं। इसी को क्या कहते हैं, प्रपोजल दे। समझ गया? एक पर्सन वहां क्या कह रहा है कि मैं ये चीज करूंगा आपके लिए, ये चीजें नहीं करूंगा। किस लिए कह रहा है वो ऐसा, कि अगला उसकी ये बात पे एसेंट दे। समझ रहा है ये चीजें कि हाँ ठीक ये चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रपोजल। यहीं से कॉन्ट्रैक्ट का एक बिगिनिंग होती है। ठीक है, प्रपोजल। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्या बनता है, प्रॉमिस। जब इसी को अगला एक्सेप्ट कर लेगा, जो बात कह रहा था कि मैं काम तुम्हारे लिए करूंगा या काम नहीं करूंगा, जब अगला उसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। ये बात कहां लिखी हुई है, 2B में लिखी हुई है। ठीक है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो पहले क्या स्टार्टिंग हुई, प्रपोजल, फिर उस पर लिखी एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट होने के बाद वो क्या बन गया, ऑटोमेटिक प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज पे हम लोग आते हैं। A person making the proposal is called promiser, person accepting the proposal is called promisee। अच्छा, ये OR और EE ये याद रखिएगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। बेलर बेली, प्लेजर प्लेजी, पॉनर पॉनी, ऐसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। जो आदमी देता है वो क्या हो गया, प्रपोजल दे रहा है, वो हो गया प्रपोजर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ये क्या कहते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है, समझ गया? जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, प्रॉमिसी। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से याद हो गया। चलिए ठीक है ना, अगला क्या सेक्शन है अभी, कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कौन था, जिसने एक्सेप्ट की। ठीक, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstention is called consideration। आसान भाषा में, इतना टेक्निकल मत समझिए। कंसिडरेशन में क्या है, एक वैल्यू है, जो वैल्यू अटैच्ड है उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसी को कंसिडरेशन। समझ गए आप? एक वैल्यू होगी ना भाई, अगर वो दे रहा है कि मान लीजिए कि उसने 500 टन ऑफ ऑयल देने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्रूड ऑयल, ऑयल नहीं क्रूड ऑयल, भी हम आगे ये भी देखेंगे कि ऑयल का अगर एग्रीमेंट होगा तो अवॉइड हो जाए। ठीक है, 500 टन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पता है ना सबको अभी। तो अगर 500 टन ऑफ क्रूड ऑयल क्यों दे रहा है उसको, क्योंकि उसको इतने लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये इतने लाख रुपए मिलना क्या हुआ वहां पर, कंसिडरेशन। अभी क्या क्या क्लियर हो गया हमारा, प्रपोजल क्लियर हो गया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है, प्रॉमिस। और क्या बेसिस है इनका, कंसिडरेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस है कंसिडरेशन। ठीक, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called an agreement। ये क्लियर है? एग्रीमेंट कैसे बनता है, कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व रहती है तभी एक एग्रीमेंट बनता है। पर ये एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल होगा बाय लॉ, तब क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर नहीं इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट तो बहुत चीजों के लिए हो सकता है, इलीगल चीजों के लिए लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है, स्मगलिंग के लिए होता है, तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि कोर्ट ऐसे स्मगलिंग के चीजों का क्या इन्फोर्स कराएगी, उनको रेमेडी देगी स्मगलर लोगों को, लगता है आपको, नहीं होगा ऐसा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखो। अभी समझ गया आपको ऑफर और ऑफरी क्या है, दो पार्टीज जो क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी समझ गया ना। तो एग्रीमेंट का एक बड़ा सर्कल बनाओ, एक एग्रीमेंट का बड़ा सर्कल एक बनाओ, उसमें लिखो एग्रीमेंट। एक बड़े से सर्किल में उसमें लिखो एग्रीमेंट, उसके अंदर एक छोटा सर्किल बनाओ और उसमें लिखो कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या समझ रहा है, ये दोनों सर्कल से आप यही समझ रहे हैं आपको। और कौन सी चीज उसको
कॉन्ट्रैक्ट बना रही है एग्रीमेंट को, वो है इनफोर्सिबिलिटी। एक सिंगल लाइन में देखा जाए ना तो सर्किल के बाहर लिख लेना इनफोर्सिबिलिटी, जो उसको क्या बना रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। When two sets of promise from form consideration of each other, it becomes an agreement। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यही बातें लिखी हुई। अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ अगर किसकी कंडीशन पूरी करेगा, जो सेक्शन 10 की। अभी दो चीजें याद रख, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केवल इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं जरूर, केवल यही नहीं जरूरी है, ये भी जरूरी है जो सेक्शन 10 ने बता रखा है। क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 10 में, पार्टीज कंपीटेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। तो समझिए कैसे नेक्स्ट चलेगा, 2H के बाद आपको तुरंत 10 पढ़ना है। ठीक, और 10 से रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला बताया था 11 + 14 + 23 प्लस नॉट वाइड, जो कि 24 से लेकर 30 में दिया। इसी को अगर आप समझ लिए तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट राइट आराम से समझ जाए। ठीक है, 10 क्या है, व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट बताता है 10। अभी इसी फॉर्मूले के नीचे और भी चीजें आएंगी, देखिए 14 के नीचे अभी हम लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक लिखेंगे, है कि नहीं, जितने लोगों ने पढ़ रखा है। 11 के नीचे भी कुछ चीजें लिखेंगे हम लोग, जैसे कौन सा सेक्शन होगा और किसी को पता है, ठीक है ना, अभी डिस्कशन में होगा ही। चलिए, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया ना, वो उसके नीचे थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक, ऑफर क्या है, एक इंटेंशन टू इंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप, यही ऑफर। एक इंटेंशन है पार्टी का कि वो ऐसे रिलेशन में इंटर करे जो लीगली बाइंडिंग, इसी को हम ऑफर कहते हैं। अब एक पेरेंट ने बोला कि अगर उसका अपने बच्चे से कि अगर तुम A+ लाओगे तो मैं तुमको बाइसिकल दिलाऊंगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लीगली बाइंडिंग ही नहीं है। अभी उसने A+ भी लाया और उसके पापा ने उसको बाइसिकल नहीं दिलाई, तो क्या हो जाएगा कोर्ट में कि पापा ने मेरे से ऐसा बोला था, कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट थोड़ी ना था उसके फादर के साथ। ठीक है, ये समझ रहा है चीजें। अब 2-3 चीजें और होती, एक होता है ऑफर, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, और एक होता है काउंटर ऑफर। ठीक है, समझ रहा है, 3 वर्ड क्या है, ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड काउंटर ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या है, अभी हम ये जान लेते हैं। आप लोग रेस्टोरेंट में जानते हैं, वहां पर मेन्यू रहती है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, शॉप में कैटलॉग लगे रहते हैं डिफरेंट प्राइजेस के, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, काउंटर ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर है कि आपने मान लीजिए आप बाइसिकल सेल की रिगार्डिंग बात हो कि मैं अपनी बाइसिकल 10,000 में सेल करूंगा, तो अगला क्या बोलता है कि मैं इसको 8,000 से ज्यादा रुपए में नहीं ले पाऊं, तो ये क्या हुआ, काउंटर ऑफर हुआ ना। समझ रहे हैं, इनविटेशन तो आपको बुला रहा है कि भाई आइए, इस पे आप बार्गेन कर सकते हैं। और काउंटर ऑफर क्या हुआ, अगला अगर जब बोलता है ना कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, इससे कम ही दूंगा, तो क्या हुआ, काउंटर ऑफर। समझ गया, क्लियर है, 3 वर्ड अभी। An offer is complete only when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। सिंपल सीधी बात है, ऑफर कम कंप्लीट, जब जिसको तुम ऑफर दे रहे हो उसके नॉलेज में आएगा ना, तभी तो कंप्लीट होगा ऑफर। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, दो चीजें और भी हम समझेंगे। ये तो ऑफर के डिफरेंट टाइप थे। अब ऑफर के अंदर क्या होता है, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर किया किसको किया जाता है, किसी को, पूरे पूरे वर्ल्ड को आप जनरल ऑफर दे सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर किसको होगा, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, चलिए 2-3 केसेस समझ लेते हैं, इससे थोड़ा ये पोजीशन हमारी क्लियर हो जाए। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये लैंडमार्क केस है, ये समझने के लिए कि लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्या होती है। इसमें हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वाइफ से कि अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं तुमको इतने रुपए मंथली दूंगा। साइलॉन, साइलॉन श्रीलंका का पुराना नाम है, वहीं से रिलेटेड केस है। तो दोनों अलग अलग कंट्री में थे। वाइफ को उसने कुछ मंथ तो पैसे दिए, बाद में देने से मना कर दिया। क्या हुआ, वाइफ क्या सू कर सकती है हस्बैंड को कि इसने पहले बोला था कि इतने रुपए मंथली देगा, बाद में इसने नहीं दिया, तो सू कर सकती है क्या, नहीं, क्योंकि कोई इंटर, कौन सी चीज नहीं आप मिसिंग, क्या, इंटेंशन टू इंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये मिसिंग है ना, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था वहां पर।
देखिए दूसरा केस है हाइड वर्सेस ब्रिज। इस केस में क्या हुआ था कि 1000 रुपीज में 1000 पाउंड की शायद वो सिंपल 1000 पाउंड में सेल करने की बात हुई थी। उसने क्या कहा कि वो उसको 950 पाउंड में खरीदेगा, और क्वेश्चन था कि क्या ये एक्सेप्टेंस हुई। बाद में उसने एग्री कर लिया कि 1000 में भी खरीदूंगा, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुई 1000 में खरीदने की? नहीं, काउंटर ऑफर आया ना। जब 1000 उसने बोला कि मैं 1000 में खरीदूंगा, उसने बोला मैं 950 में खरीदूंगा, तो कि क्या हुआ, तुरंत एक काउंटर ऑफर आ गया ना। अब वो काउंटर ऑफर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में क्या बोल रहा है वो कि अब मैं 1000 पे ही एक्सेप्ट करूँ, 1000 में भी ले लूंगा। तो क्या कोई ऑफर या ऑब्लिगेशन बनता है इसमें? नहीं, क्योंकि उसको पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। जब उसने 1000 बोला तो उसी वक्त उसको बोल देना चाहिए था कि हाँ मैं आपकी चीज 1000 में ले सकता हूं। इसने काउंटर ऑफर दे दिया और फिर बाद में एक्सेप्ट किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहा है अभी काउंटर ऑफर क्या होता है? चलिए दो चीजें हो गई। अब जनरल और स्पेसिफिक ऑफर करके दो चीजें और भी। अब जनरल और स्पेसिफिक ऑफर के लिए हम केसेस समझते हैं। पहला केसेस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये बहुत फेमस केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। ये बहुत पुराने जमाने में प्रिवी काउंसिल ने इसको डिसाइड किया 1900। हुआ क्या था कि एक आदमी का भतीजा मिसिंग हो गया, ठीक है, खो गया था। तो उसने बोला मेरे भतीजे को जो खोज के लाएगा, होता नहीं है लापता लोग, उनको खोज के लाएगा, उसको मैं 500 रुपए उस जमाने, आज से 100 साल पहले, 500 रुपए में दूंगा उसको। तो उसका नौकर कौन? गौरी दत्त। वो ढूंढने गया उसके भतीजे को, हरिद्वार गया, वो हर जगह ढूंढा, आखिरकार उसने भतीजे को लेके आ। इसको ये नहीं पता था कि 500 रुपए का ऑफर चल रहा है, कि जो भतीजा जो उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए देने वाला। इसको ये बात नहीं पता थी। बाद में इसको ये बात पता चली और ये अपने मालिक पे इसने केस किया कि मुझे अब 500 रुपए आप दिलवाइए। क्या लगता है आपको क्या होगा? क्यों नहीं मिलेगा? न्यू स्टूडेंट्स बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए, या क्यों मिलना चाहिए? चलिए ये भी बताइए। उस भाई 500 रुपए की तो उसने शर्त रखी थी ना कि उसके भतीजे को खोज, उसने काम तो किया उसका। ये ठीक है, नॉलेज ऑफ द, जिनको आप दे रहे हैं, जिनको ऑफर, उनके नॉलेज में आना चाहिए। ठीक, ये चीजें क्लियर है आपको? उसको पता ही नहीं था ऐसा कोई ऑफर है, और बाद में जब उसने केस किया तो उसके मालिक ने उसको देने से मना कर। ऐसा करना चाहिए था क्या मालिक को? नहीं करना चाहिए था। पर दैट इज नॉट द मॉरल क्वेश्चन। लीगल क्वेश्चन क्या है कि वो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना। सिंपल सी बात। जब तुम जानोगे नहीं कि ऑफर क्या है तो कैसे तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? सिंपल सीधी बात है ना। एक्सेप्टेंस कब आती है? पहले ऑफर आता है, फिर को उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब वो प्रॉमिस बनता है। समझ गया? क्लियर है ये चीजें? एक और लैंडमार्क केस है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बहुत लैंडमार्क केसेस, कैरलिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। ये केसेस बहुत फेमस है। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने क्या कहा कि हम 100 पाउंड देंगे ऐसे आदमी को जो हमारे स्मोक बॉल, एक बीमारी पुराने जमाने में फैली थी, ये भी बहुत 100-150 साल पुराना केस। उसमें इन्फ्लुएंजा करके बीमारी होती है, वो बहुत फैली हुई थी। तो ये कंपनी ने, कैरलिल स्मोक बॉल कंपनी ने क्या कहा कि जो हमारा ये जो लेगा ना स्मोक बॉल, जो उसको यूज करेगा, उसके बाद जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ उसको हम 100 पाउंड देंगे। अब इसने ले लिया पार्टी ने, और उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, और बाद में वो क्लेम करने गए कि इसने कहा था कि ये 100 पाउंड देगा और मैंने इसी का स्मोक बॉल यूज किया, और उसके बाद भी मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया। अब क्या लगता है आपको, अब केस क्या होना चाहिए बताइए? 100 पाउंड मिलेंगे, पर ये दोनों केस में अंतर कहाँ है ये बताइए, ये डिस्कशन का पॉइंट था। इसको पता था, और लालमन शुक्ला वाले केसेस में पता था क्या नौकर को कि 500 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेगा। तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? एक्सप्रेस भी दे सकते हैं और इंप्लाइड भी दे सकते हैं, या आप कंडीशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसने क्या कहा था, इसने क्या की, टर्म्स परफॉर्म कर दिया। उसने क्या कहा था, हमारा स्मोक बॉल खरीदो और उसके बाद अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। इसने क्या किया, ये स्मोक बॉल खरीदा, इसने कंडीशन परफॉर्म की, उसके बाद क्या हुआ, इसको इन्फ्लुएंजा हुआ, तो इसने क्लेम किया, तो कोर्ट ने कहा नहीं, अब आपको देना पड़ेगा 100 पाउंड। समझ रहा है ये चीजें? नॉलेज वगैरह कितना सिग्निफिकेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट बनाने में? नॉलेज कितना सिग्निफिकेंट, अभी समझ गया आप? एक को नॉलेज था, एक को नॉलेज नहीं था, इसी वजह से उसको क्लेम मिला। ठीक है, अभी कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं।
जनरल और स्पेसिफिक ऑफर समझ गया। ये कैरलिल वाला स्मोक बॉल वाला केस कैसा है, जनरल ऑफर का ही स्पेसिफिक ऑफर, जनरल। पूरे वर्ल्ड से कहा ना भाई कि जिसको हमारा स्मोक बॉल खरीदते रहो, उसके बाद इंफ्लुएंजा किसी को भी दुनिया में, क्या वो उस आदमी से कहने गई थी कंपनी कि हमारा स्मोक बॉल खरीदो? स्पेसिफिक उसको बोला था क्या जाके? नहीं बोला था, वर्ल्ड एट लार्ज को बोला। ऐसे ऑफर को हम क्या कहते हैं? जनरल ऑफर। अभी तक क्लियर चल रहा है सब चीजें? अब देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, सेक्शन 4 में है, 5 गलती से लिखिए। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। पहली चीज क्या लिखी है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? जिसको आप प्रपोजल दे रहे हैं उसके नॉलेज में आएगा तभी तो प्रपोजल कंप्लीट होगा। समझ रहे हो कि नहीं चीजें? फिर दूसरी चीजें क्या है? अब आप प्रपोजल का कम्युनिकेशन किए, अभी दो चीज, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिवोक करेगा। ऐसा भी दोनों चीजें हो सकती है ना। किसी को प्रपोजल देंगे तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगी या मना कर देगा, रिवोक कर देगा। समझ गया? अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मान लीजिए उसने एक्सेप्ट किया, जिसको आपने प्रपोजल दिया था। मान लीजिए आपने प्रपोजल दिया एक आदमी को कि मैं आपको ये चीज देना चाहता हूं, मान लीजिए कॉटन, कॉटन की सेल के रिलेटेड ये प्रपोजल था। तो वो कॉटन की सेल के रिलेटेड वाला प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जब अगले को नॉलेज होगी किसने मुझे क्या ऑफर किया सेल करने को, कॉटन सेल करने को ऑफर किया। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, तब ये टू हुम इट इज मेड, तब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? मान लीजिए उसको खरीदना है कि हाँ मुझे ये कॉटन खरीदने में मेरा इंटरेस्ट, तो उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? अभी आप लोग सेक्शन 4 खोलिए बेयर एक्ट का, सब लोग बेयर एक्ट जो मैम ने भेजा है देखिए सब लोग सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है उसको समझना पड़ेगा। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, देख रहे हैं सब लोग अभी बेयर एक्ट में, एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। ठीक है, जैसे ही उसने उसको डाल दिया, ये पुराने जमाने में लॉ बना है, ये लॉ किस ईयर का देख रहे हैं आपको? 1872। तो उस जमाने में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे आप ही बताइए? भाई लेटर होते होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से, तो इसीलिए ऐसे वर्ड यूज किया गया है। आज जैसा इंस्टेंट कम्युनिकेशन होगा उस वक्त आपको लगता है ईमेल कर दिया या फोन कॉल, उस वक्त कोई सोच सकता है? नहीं, उस वक्त नहीं होता था ऐसा। इसीलिए आज भी यही पोजीशन, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसने जाके लेटर को पोस्ट कर दिया तो उसके आउट हो गए ना, वो लेटर को निकाल तो सकता नहीं है, तो तभी उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया अगेंस्ट उसके, जो आदमी एक्सेप्टेंस दे रहा है। और दूसरी पार्टी भी तो होगी ना, यहाँ दो पार्टी है ना, एक प्रपोजर हो रहा है जो प्रपोज कर रहा है, और दूसरी कौन सी पार्टी जो उसको एक्सेप्ट कर रही है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of proposal, एक्सेप्टर जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसके अगेंस्ट कब कम्युनिकेट होगा, कंप्लीट होगा? जब उसको पता चलेगा। ठीक है, इसको अगले को जिसने प्रपोज किया था, देखिए यहाँ दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक ने जब लेटर पोस्ट किया तभी उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, और दूसरे को जब अगले को पता चला कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगले को पता, इसने मान लीजिए लेटर भेज दिया तो इसके अगेंस्ट तब नहीं कंप्लीट होगा, वो लेटर उसको रिसीव जो हो गया वो पढ़ लेगा तब जाके उसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का। ठीक है, मान लीजिए इसने बाय लेटर का क्या भेजा था, एक एग्जांपल था, एक बाय लेटर इसने बोला था कि मैं इतने रुपए में आपको अपनी बाइक सेल करूं। ठीक है, उस जमाने में बाइक भी नहीं थी तो बाइक भी एग्जांपल, तो बाइसिकल लेते, ठीक, बाइसिकल सेल करूंगा मैं इतने रुपए में, उसने बोला, और उसने लेटर जाके पोस्ट कर दिया। उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ? जैसे ही उसने ट्रांसमिशन में उस लेटर को डाला। अब अगले के पास वो लेटर कभी पहुंचा होगा, उसके अगेंस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो? अभी अगले के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? अब उसने आया वो लेटर पढ़ा, अच्छा है इसको बाइक बेच, ठीक, फिर उसने भी लेटर भेजा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ खरीदने। अब इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जब इसने लेटर डाला। नहीं होगा ना, अभी लेटर डालने में इसका नहीं कंप्लीट होगा, जब लेटर पहुंच के उसके नॉलेज में आ जाएगा तब इसके अगेंस्ट कंप्लीट। समझ गए दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? इसीलिए वर्ड यूज हुआ है एज अगेंस्ट द प्रपोजर और दूसरे में एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। समझ गया दो वर्ड क्या है? एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट हो रहा है? जब वो ट्रांसमिशन में डाल दे रहा है जहां से अब वो वापस नहीं ले सकता। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब? जब जिसने प्रपोज किया था उसके नॉलेज में आ जाए तब।
दोनों के भी डिफरेंस दिख रहा है आपको अभी कि नहीं? अच्छा, क्लियर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, ये बताइए। क्लियर है ना? किसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? और दूसरी पॉइंट कह रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, रिवोक करना चाहता है, तो अब फिर भी दो पार्टी है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो दो पार्टी होगी, एक प्रपोजर है और एक एक्सेप्टर है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, सो टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स। जो आदमी रिवोक कर रहा है, जो हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन के लिए बोल रहा है कि भाई मैंने ये प्रपोजल दिया, इसको मैं रिवोक करना चाहता हूं, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? वो जब वो लेटर डाल देगा तब। समझ रहे हो अभी चीजें? कि उसने प्रपोजल दिया था कि मैं तो अपनी बाइक बदल दूंगा, ठीक है, बाइक के रिगार्डिंग ये डील हो रही है, अब वो रिवोक करना चाहता है अपने एक्सेप्टेंस, तो कैसे कर सकता है वो? जैसे ही ये लेटर, पहले केस में कब था? जब वो उसके पास उसका लेटर पहुंच जाता था इसके पास कि हाँ ये मेरे बाइक लेने में इंटरेस्टेड है, पर अभी जब वो रिवोक कर रहा है कि मैं नहीं लेना चाहता हूं भाई, तो कब उसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा? जैसे ही कोर्स इन द ट्रांसमिशन में डाल। समझ गया? एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इज मेड, मतलब जिसके अगेंस्ट ये मेड, उसी के अगेंस्ट मेड है ना कि मैं तुम्हारी बाइक लेने में नहीं इंटरेस्टेड हूं। व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, इसके अगेंस्ट कब होगा रिवोकेशन? जब इसके नॉलेज में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। एक जगह जब वो प्रपोज कर रहा था तब उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट था? जब उन्होंने ट्रांसमिशन में डाला। जब वो रिवोक कर रहा है तब उसके अगेंस्ट कंप्लीट है। इसको देखना है। ये सेक्शन समझ रहा है? अभी सब लोग एक बार रीड कीजिए, ठीक है? यही सेक्शन पे पूरा अपना फोकस है। तीन पार्ट में सेक्शन डिवाइड है। पहला है द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, कब कंप्लीट होगा? जब उसके नॉलेज में आ जाए। फिर क्या है? द कम्युनिक, अब प्रपोजल तो उसके नॉलेज में आते ही कंप्लीट हो जाता है, पर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ये दो वर्ड कब कंप्लीट होंगे? तो यहां दो पार्टीज है, देखो दो पार्टीज के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। सेक्शन 4, हाँ सेक्शन 5 गलत लिखा हुआ, सेक्शन 4। और फिर हम इसकी इलस्ट्रेशन समझेंगे। ये सेक्शन हमको समझना है बहुत अच्छे से। देखो इसमें भी एग्जांपल है, उसी इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग बेरेक्ट खोलिए, पहले बेरेक्ट सब लोग ओपन कीजिए अभी, सेक्शन 4 वहां पर, और एक बार उसको पढ़िए सेक्शन 4 में क्या लिखा है, उसके बाद हम एग्जांपल से ही समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना हार्ड था ना कि उसने इलस्ट्रेशन खुद ही दे दी कि इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन पढ़। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है तो क्या करेंगे आप लोग? इलस्ट्रेशन पढ़ते रहेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि नहीं? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इलस्ट्रेशन को भी इसके डिस्कस करेंगे और हम समझ जाएंगे सेक्शन कहता क्या। तो पढ़ते वक्त आवाज कैसे आती है, नहीं समझ पा रहा, आवाज तो मत कीजिए, पढ़िए केवल, ठीक है? अभी जो डाउट इसमें बचा कुचा है वो हमारा इलस्ट्रेशन से क्लियर है। सबने पढ़ लिया तो बताइएगा। तो कर सकते हैं, उसके अलग अलग चीजें भी हम टेक्निकल पॉइंट इसके समझेंगे, ठीक है? अभी इलस्ट्रेशन से इसमें तीन चीजें वो तो आपको क्लियर हो गई। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तीन चीजों की बात कर रहा है सेक्शन 4, ठीक? अभी हम इलस्ट्रेशन पे फोकस करते हैं। सब लोग इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन देखें अभी सब लोग। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। क्या कह रहा है? ए प्रपोज कर रहा है कि हाउस सेल करना चाहता है वो बी को एक फिक्स प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये लिखा था ना सेक्शन में। तो ये ए ने हाउस बेचना किसको चाहता था? बी को, और उसने लेटर भेजा। तो जब बी रिसीव करेगा लेटर को, पढ़ेगा, तभी तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होगी उसके अगेंस्ट, है कि नहीं? अभी यहां तक क्लियर है? प्रपोजल अभी हो गई। अब बात आई एक्सेप्टेंस और उसको रिवोक कर। B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is complete. अब देखिए B ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा। अब उसका एक्सेप्टेंस वाला किस उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा देखते हैं। एज अगेंस्ट A when the letter is posted, ठीक? एज अगेंस्ट B when the letter is received by A। समझ गया? B के अगेंस्ट। B कौन था? जो घर खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस अपनी दे रहा था। उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ? जब वो लेटर रिसीव हो गया ए को, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुई है? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, ठीक है? प्रपोजल कौन था इस केस में? ए था ना। ये देखो, ये एग्जांपल अच्छे से समझ।
ठीक है, ये इस एग्जाम्पल को समझ लोगे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ जाओ। यही सबसे कठिन सेक्शन में मानता हूं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि यहाँ इतनी पार्टीज हैं, अगेंस्ट दिस अगेंस्ट दैट, वो आदमी नहीं समझ पाता। क्या बोल रहा है? बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। क्या प्रपोजल ने उसको भेजा था? घर खरीदने का, याद है? अभी अभी प्रपोजल कब कंप्लीट हुआ था? जब बी को लेटर मिल गया था। पर अभी प्रपोजल कंप्लीट होने के बाद कुछ एक्सेप्टेंस भी होगी ना, कुछ रेवोकेशन भी तो होगा ना, वो कब कंप्लीट होगा? अब बी ने एक्सेप्ट कर कि हाँ मैं घर खरीदूं, एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब उसने एक लेटर सेंड कर दिया, ये एक्सेप्टर है ना अभी इस केस में, ठीक? एज अगेंस्ट ए, अगेंस्ट ए कौन है? जो आदमी घर बेचने के लिए बोल रहा था। व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट किया, इसके अगेंस्ट, एक अगेंस्ट वो हो गया था एक्सेप्टेंस, ठीक है? चाहे और एज अगेंस्ट बी जो लेटर भेज रहा है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ? जब ए को लेटर मिल गया, उसको नॉलेज आ गई, ठीक है? और ए जिसने प्रपोजल का दिया था उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ था? जैसे ही उसने लेटर पोस्ट किया था बी ने, वैसे ही। क्लियर है अभी चीजें? ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ठीक है? अब ये रिवोक भी कर रहा है। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स, ठीक? बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बी's revocation is complete as against B when the telegram is dispatched and against A when it reaches him। अब इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। रिवोक तो दो लोग कर सकते हैं ना, ये घर जो बेच रहा था ये मना भी तो कर सकता है घर बेचने से, और जो खरीद रहा था वो भी तो मना कर सकता है कि मैं नहीं खरीदूंगा। दोनों चीज पॉसिबल है कि नहीं? तो अब दोनों लोग रिवोक कैसे कर रहे हैं ये देखो। रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, यहां रिवोक कौन कर रहा था? ए रिवोक कर रहा है। ए कौन था? घर बेचने वाला। उसके अगेंस्ट कब रिवोकेशन कंप्लीट होगा? जैसे ही उसने टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों लिखा हुआ है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। रिवोकेशन में कहीं प्रपोजल यूज वर्ड हुआ है? नहीं। उसने क्या बोला? जो आदमी रिवोक कर रहा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब रिवोक करने वाले के पर्सन। व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एक घर बेचने से मना कर रहा है, रिवोक कर रहा है प्रपोजल, तो उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जैसे वो ट्रांसमिशन में डाले। अभी ये क्लियर है कैसे लिंक हो रहा है? क्लियर चल रहा है ना? अभी यही सेक्शन, चाहे आधे घंटे लगेगा सेक्शन यही समझ के, 11, 12, 13, 14 में 5 मिनट भी नहीं लगेगा सब। अभी क्या, और दूसरा पॉइंट क्या है? बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट, और दूसरी बात क्या कह रहा है? इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। और बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जब बी रिसीव कर लेगा, क्योंकि वर्ड क्या यूज है? एज अगेंस्ट द पर्सन। बी के अगेंस्ट तो बोला था भाई, मैं पहले तुमसे बोला कि मैं घर बेचूंगा, अभी मैं नहीं बेचना चाहता। तो अभी बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जब वो लेटर को रिसीव करेगा। अब बी क्या कह रहा था? वो घर खरीदने के मूड में था, अब उसने रिवोक कर दिया कि मैं तुम्हारा घर नहीं खरीदना चाहता। पहले किस चीज की बात हो रही थी? घर, ए ने बोला था मैं घर नहीं बेचना चाहता हूं। अभी बात बी क्या बोल रहा है? कि मैं तुम्हारा घर अब नहीं खरीदना चाहता। उसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जैसे ही वो ट्रांसमिशन में डालेगा। अब वो क्लियर है ना? रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? जो आदमी रिवोक करता है उसके अगेंस्ट, जब वो ट्रांसमिशन में डाल देता है, और जिसके लिए वो रिवोक कर रहा है जब उसके नॉलेज में आ जाए। दोनों बात समझ गई? ये क्लैट का पीवाईक्यू, ठीक है? यही सेक्शन आया क्लैट 2020, ठीक है? अभी क्लियर है सेक्शन से? कोई डाउट है आपको? किसी को कोई डाउट है सेक्शन से? ठीक है, देखिए जनरली ऐसा सेंस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है। क्वेश्चन आप डायरेक्ट दिखाएंगे तभी मैं ऐसा इसका आंसर दे पाऊं, क्योंकि थोड़ा एम्बिगियस क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन उससे पहले ही बीच रहा है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट बना ही कहा था कि ब्रीच हो जाएगा उसका? ये तो ब्रीच ऑफ प्रपोजल जैसी चीज तो मैंने पढ़ी नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन पे ही। एक बार क्वेश्चन आप दिखाइएगा। अब देखो भाई, एक्सेप्टेंस क्या होती है समझ, ऑफर समझ गया, अभी काउंटर ऑफर क्या होता है ये समझ गया, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है ये समझ गया, जनरल ऑफर क्या होता है ये समझ गया, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है ये भी समझ गया। अभी ऑफर का सारी चीजें क्लियर है, ठीक? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब प्रपोजल ऑफर एक ही वर्ड है, ठीक है? कब उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी ये भी समझ गया हमने, सेक्शन 3 से समझ गया। अब नया वर्ड एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और उसके बाद क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट।
तो एक स्टेज चल रहा है, देख रहे हो ना आप लोग। पहले ऑफर की बात है, प्रपोजल की। ऑफर प्रपोजल एक ही चीज होती है। फिर उसको एक्सेप्ट करने की बात है। जब वो एक्सेप्ट होता है तब वो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं स्टेज क्या है इसकी? ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या है? अब ये क्योंकि दूसरा स्टेज आ गया ना, ऑफर के बाद हमको एक्सेप्टेंस चाहिए। उसको क्या बनाने के लिए बताइए? प्रॉमिस बनाने के लिए। ठीक है, फिर प्रॉमिस से वो बनेगा एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट से बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। 4 स्टेज है, लिख लीजिए। ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर के आगे लिखिए एक तीर बनाइए ऑफर, फिर एक एरो बनाइए, उस पर क्या लिखिए? एक्सेप्टेड। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तुरंत क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ये तीर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस को भी हमको समझना पड़ेगा। प्रॉमिस था, प्रपोजल या प्रॉमिस अभी नहीं आया। पहले ऑफर या प्रपोजल हमारे पास, दोनों एक ही चीज होती है, ऑफर देना या प्रपोजल देना। ठीक, जब इसको आदमी एक्सेप्ट करेगा जो ऑफर है, तब वो प्रॉमिस बनेगा। जब आप ये तो समझ ही रहा होगा आप लोगों ने, ये क्लियर है ना? जब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तभी तो प्रॉमिस बनेगा वो। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सेप्टेंस समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस जरूरी है ना प्रॉमिस बनाने के लिए। एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये बात लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, जैसा ऑफर दिया था अगले ने उसको तुम एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट करो। समझ रहा है? जैसे उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए में घर देना, तो तुम बोलो हाँ मैं तुम्हारा घर 1 लाख रुपए में लेने के लिए राजी। तुमने बोला मैं 90,000 में लूंगा, ये क्या हुआ? ये एक्सेप्टेंस हुई क्या उसकी? काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, अंतर समझ रहा है? अगर आप बार्गेनिंग पे आ गए ना तो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये वर्ड याद रखिएगा। जैसा आपको प्रपोजल मिला है वैसे का वैसा, मिरर रूल, एक होता है मिरर रूल, लिख लीजिए, आपको लिखना है। जैसे ही ऑफर होगा उसी का सेम टू सेम उस पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अगर उसको आपको प्रॉमिस करना है। समझ गया? ये चीज आपको क्लियर है भाई? आप जहां उसके ऑफर पे आपने थोड़ी बहुत बार्गेन किया, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानेगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट हुई नहीं। ठीक है, क्लियर है चीजें? वो क्या हो गया? काउंटर ऑफर। Acceptance can be communicated verbally, electronically, or through post. When communication of acceptance is complete, it becomes an agreement. ठीक है, जब सारी फॉर्मेलिटी जो सेक्शन 3 वाली जो हमने समझा ना वो हो जाएगी ना, तब क्या बनेगा? एक्सेप्टेंस एक एग्रीमेंट बन जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कितने लोगों ने सुना है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी, हाँ, जो पार्टी स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी के बीच ये सब डील चल रही थी घर बेचने की, और ए को घर बेचना था अपना और बी को घर खरीदना था। अब इसमें सी भी आ गया कि तुम इसका घर क्यों नहीं खरीद रहे? तो ऐसा हो सकता क्या पॉसिबल? क्योंकि वो क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है? स्ट्रेंजर है ना कॉन्ट्रैक्ट से वो, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यही बातें कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस में वो सू कर सकता है, जैसे वो बेनिफिट पा रहा हो एज अ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट भी आपने देखा होगा, माइनर है, जैसे मान लीजिए उसके बेनिफिट के लिए कोई चीजें हो रही है, उसके लिए ट्रस्ट बना हुआ, तो ट्रस्ट जाके सू करा सकती, क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए। तो ये सब मैरिज सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब है कुछ प्रोविजन जहां पर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी हिस्सा है उसका, वो भी सू कर सकती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप लोग इसको लिख लीजिए। एक ट्रस्टी है, मान लीजिए, ट्रस्टी सुना है आप लोगों ने वर्ड ट्रस्टी? जो हाँ, तो ट्रस्टी जो होता है वो ट्रस्ट को मैनेज करता है। ठीक है, कोर्ट उसको अपॉइंट करती है, एक माइनर के लिए ट्रस्ट है। ठीक है, अब माइनर इस केस में मान लीजिए नहीं जा सकता ना कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, पर अगर उसके बेनिफिट के लिए कोई चीजें हो गई तो सू कर सकता है। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, डायरेक्ट अपने ट्रस्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बिहाफ में, तो भी यहां माइनर सू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए था। माइनर कैसे सू करते हैं ये पूछ रहे हो आप? माइनर सू करने के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं उनके गार्जियन। ठीक है, एक गार्जियन के थ्रू वो सू करते हैं। क्या है? अच्छा है, ठीक है ना, मॉक हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ लीजिए, अभी टेस्ट भी देना आपको। ठीक है, मैरिज सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन सब कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं,
मैरिज सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट अभी उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया हो तो आदमी सू कर सकता है। तो यही सब चीजें हैं, पर ये हम डिटेल में आज नहीं, आज में डिटेल में हम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे अभी क्या था, सेक्शन 10 इक्वल टू सेक्शन 11 प्लस 14 प्लस 23, ये हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट बिटवीन लॉफुल पार्टीज विद लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। ये हम सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था। अब पहला वर्ड वहां से निकल के आता कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट समझता वर्ड क्या होता है? कंपिटेंट मतलब केपेबल, उस लायक, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक बनना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब तुम उस लायक हो, है कि नहीं? तो सेक्शन 11 बोलता है कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक, ये देखते हैं। नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस समझना चाहिए। देखिए एक काम कीजिए, सेक्शन 11 आप लोग बेयर एक्ट में खोलिए, सब लोग सेक्शन 11 को देखिए बेयर एक्ट में, जो एक्ट भेजा गया हमने, क्या लिखा है वहां पर? एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। आपके पास बेयर एक्ट है ना? सबके पास है ना बेयर एक्ट? एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। पहली चीज क्या बोल रहा है? एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए उसके पास, अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। तीन वर्ड है यहाँ पर, क्या है? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीनों वर्ड लिख लीजिए आप। मेजर मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके आगे भी एक वर्ड लिखा हो, अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। तो एक इंडिया में जो लॉ है मेजोरिटी का, हर देश में मेजोरिटी का अलग लॉ। इंडिया में इंडियन मेजोरिटी एक्ट करके लॉ क्या बोलती है? 18 साल का आदमी ही देश में मेजर है, ठीक है। उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है क्या आपका? नहीं, लर्नर बन सकता है, ड्राइविंग नहीं बन सकता। दूसरी बात वो क्या कह रहा है? साउंड माइंड। साउंड माइंड समझता है, पागल नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट समझना चाहिए उसको, ठीक है। तुम आज कमेंट्री कर रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। ये कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लॉ से? इंसॉल्वेंट है, या जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। दो कैटेगरी, कन्विक्ट समझता है जो लोग जेल में, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब जिनका बैंक बैलेंस जीरो है, जो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, सुना है? दिवालिया, हाँ, हिंदी में जो वर्ड है, ठीक है। अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? सिंपल सीधी बात है, उनके पास जब कुछ देने को है ही नहीं, तो फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? दिवालिया लोगों से। क्लियर हो गया? क्लियर है अभी? एज ऑफ मेजोरिटी के आगे आप क्या लिखोगे? 18 ईयर। किसमें डिफाइन है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। साउंड माइंड भी हमको समझना है। अब साउंड माइंड आपको समझना होगा तो 11 में नहीं, वो 12 में दिया, ठीक है, कि साउंड माइंड क्या है। अभी आप 12 में पढ़िए। अच्छा, नॉट डिस्क्वालिफाइड में क्या लिखोगे? इंसॉल्वेंट लिख लो और कन्विक्ट लिख लो। तीन चीजें थी सेक्शन 11, तीनों क्लियर हो गया अभी? हाँ बताइए। नहीं कर सकते, कन्विक्ट है उस वक्त नहीं कर सकता। जेल में किसकी कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई? वो बेल मिलेगी तो कर सकता है, कन्विक्ट वहां पर, ठीक है। ऐसे ऐसे आदमी को नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ। देखो इंसॉल्वेंट वर्ड है बहुत टेक्निकल, हर कोई बेगर क्या है? इंसॉल्वेंट नहीं। इंसॉल्वेंट लोग डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है, ठीक है। इसलिए वो वर्ड को हमेशा, अब किसी के बैंक अकाउंट में किससे, इससे वो इंसॉल्वेंट नहीं होता है, डिक्लेरेशन से आदमी इंसॉल्वेंट होता है। जैसे अनिल अंबानी ने किया अपने आप को रिसेंटली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, तब उनसे जितने भी उनके कर्ज थे बैंक से, वो सब कर्ज माफ हो गए, क्योंकि इंसॉल्वेंट से क्या कर्ज मिले। इसीलिए बड़े बड़े लोग होते हैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम उन पे कोई लायबिलिटी ही ना बचे। अब बेगर है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं इससे नहीं डिपेंड होता है। क्या उसने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया? क्या कोई बेगर करता है कि अपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर? नहीं, ठीक है। डिक्लेरेशन जैसी चीज होती है इंसॉल्वेंसी, समझ गया अभी? डिक्लेयर करके ही आदमी इंसॉल्वेंट बनता है, समझ रहे हो? ठीक, वो बेगर है उसके पास, तुम उसको जज नहीं कर सकते कि तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, ठीक है। नो जजमेंटल थॉट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने का हक एक बेगर को भी है, ठीक। 12, सेक्शन 12 में पढ़ो अभी, साउंड माइंड समझने के। साउंड माइंड क्या है वो बताता है सेक्शन 12। पढ़िए आप लोग सेक्शन 12 क्या बोल रहा है। सेक्शन 12 कह रहा है पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ
at the time when he makes it capable of understanding and forming a rational judgment as to effect upon his interest. मतलब पहली चीज वो कैपेबल होना चाहिए उसको समझने के लिए, और उस पर कैपेबल होने के बाद एक डिसीजन बना सके कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, दो कंडीशन दे रखा है। अभी सुना है ना वो गजनी वाला, गजनी में क्या होता है, उसको आधे घंटे की याददाश्त आती है, याद है? तो गजनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हो मान, तो गजनी कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वो आधे घंटे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर वो जो आधे घंटे के बाद जो उसको नहीं कोई थॉट रहते हैं तो कर सकता है क्या गजनी कोई कॉन्ट्रैक्ट? गजनी वजूद में विलेन है पर वो जो मूवी में जो एक्टर ने प्ले किया, जो आधे घंटे में वो क्या ये समझ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं कर सकता है। ठीक है, यही बात उसने दो पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, अकेजनली ऑफ साउंड माइंड एंड अकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा आदमी को देखे लूसिड इंटरवल्स होते हैं, पागलपन के दौरे पड़ने वाले लोग। ठीक है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, मेंटल केसेस हैं सब। ठीक है, मेंटल केस के जो लोग होते हैं जिनको क्या है, जो कभी कभी ही अंडरस्टैंड कर पाते, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको इक्लिप्स मून से, माइंड का नेटवर्क कहाँ कनेक्शन होता है? मून से। उनकी थॉट प्रोसेस मून से भी डिपेंडेंट होती है। तो मून जब रहता है ना वो फुल मून, तब उसको पागल हो जाते हैं। तो जब वो पागल हो रहे हैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझ रहा है? और जिस वक्त वो नॉर्मल है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आधे घंटे के लिए नॉर्मल हो रहा है। समझ गया ये चीजें? साउंड माइंड क्या होता है, सेक्शन 12 का। अब क्या कह रहा है, अब फ्री कंसेंट की बात आ जाती है। क्या कोई बात चल रही है क्या कोई? ठीक है, अभी फ्री कंसेंट हम लोग देख लेते हैं कि फ्री कंसेंट क्या होता है। और फ्री कंसेंट से देखने से पहले हम क्या देखेंगे, कंसेंट क्या होता है, जो कहां डिफाइन है, सेक्शन 13 में। क्या कहता है सेक्शन 13? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। समझ गया? किस चीज पे वो एग्री कर रहे हैं? सेम थिंग पे, और सेम सेंस में एग्री कर। ठीक है, दोनों, एक तो घोड़े की सेल हो रही है मान लो, हॉर्स। ठीक है, तो क्या है, किस सेल के लिए बात हो रही है? हॉर्स। अब ब्लैक हॉर्स उसका नाम मतलब कोई ब्रीड है, तो दो आदमी जो सेल की बात करें, एक आदमी खरीदने आया होगा हॉर्स को, एक आदमी कैसा होगा जो उसको बेच रहा होगा। तो दोनों किस चीज पे एग्री? उसके बाद बहुत सारे हॉर्स, 100 हॉर्स वो बांध रखा है, तब उनको किस बात पे एग्री होना चाहिए? सेम थिंग, कि भाई मैं यही घोड़ा खरीदूंगा जो ब्लैक कलर का है और इस ब्रीड का है। समझ रहे हो? इन द सेम सेंस, समझ गए? बिल्कुल, उनको दोनों का माइंड मिलना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, और जिसको एक लैटिन मैक्सिम बताइए, कंसेंसस एड इडेम। लिख लीजिए, अभी सेक्शन 13 से हमने क्या क्या पढ़ा। कंसेंट कब कॉज होती है? व्हेन टू पीपल एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक है, इसमें सेम थिंग इन सेम सेंस का मतलब ही क्या हुआ, दोनों के माइंड मिलने चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड। और मीटिंग ऑफ माइंड के लिए मैक्सिम है कंसेंसस एड इडेम। यहां तक क्लियर है? कंसेंट समझ गया क्या हो गया? अच्छा, मान लो अगर वो एग्री नहीं कर रहे हो एक सेम थिंग को सेम सेंस में, हॉर्स के लिए बात हो रही है, तो हॉर्स ही नहीं क्लियर है कौन सा हॉर्स है। 100 हॉर्स है उसके पास, बोला ब्लैक हॉर्स लेना है मुझे, पी ने बोला, और उसके पास 40 ब्लैक हॉर्स है, तो क्या क्लियर है क्या उनके पास? क्या कंसेंट हुई क्या किसी पार्टी की? नहीं हुई। सेम थिंग इन सेम सेंस, दोनों को बिल्कुल पूरा माइंड उनका मिलना चाहिए, तभी कंसेंट होगी। यहां तक क्लियर? अभी देखते हैं फ्री कंसेंट क्या हो। फ्री कंसेंट, अच्छा, फ्री कंसेंट देखने से पहले दो तीन चीजें और भी समझ लो। वॉइडेबल एग्रीमेंट्स क्या होता है, वाइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है? एक ऑप्शन, वॉइडेबल में क्या है ना, एक ऑप्शन है अगली पार्टी को कि वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को वैलिड कर सकती है। ठीक है, या चाहे तो इसको वाइड भी करा सकती है। वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो इनिशियल में ऐसे एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो वाइड है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे 25 से 30 के। क्लियर है? वाइड और वाइडेबल के बीच डिफरेंस क्या है? और वैलिड एग्रीमेंट क्या है? जो भाई चल रहे हैं, जो जिसको इन्फोर्स किया जाएगा, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हैं? अभी 40, अच्छा, जो फ्री कंसेंट के बिना जो एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वॉइडेबल, ये जान लो, वॉइड नहीं होते,
वर्डेबल होता है। ये कंडीशन कहां थी कि प्री कंसेंट जरूरी है? 10 में। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय प्री कंसेंट बिटवीन पार्टीज कंपिटेंट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। 3 चीज हमने पढ़ा था ना। अभी हमने क्या समझ लिया? पार्टीज कंपिटेंट। अभी हम क्या समझ रहे हैं? प्री कंसेंट क्या होता है? प्री कंसेंट ऐसी कंसेंट है जो 5 चीजों से नहीं कॉज होनी चाहिए। 14 में दिया हुआ ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या है? कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो अभी आप 14 के नीचे क्या लिखेंगे? 14 के नीचे क्या लिखोगे अभी आप? 14 के नीचे आप लिखो 15, 16, 17, 18, 19 लिखा। अभी ये सारे सेक्शन लिखो 14 के नीचे। जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, 10 इक्वल्स टू 11 प्लस 14 प्लस 23। अभी 11 के नीचे आपने 12 लिखा। पहले 11 के नीचे 12 लिखो क्योंकि वो साउंड माइंड बताता है 12। अभी 14 के नीचे क्या लिखोगे? 15, 16, 17, 18, 19 भी लिख लो थोड़ा अलग। फिर उसके बाद लिखो 20, 21, यहां तक लिखिए। 22 भी लिख लो। अभी यही नेक्सस से अभी हम लोग डायरेक्ट 14 के थ्रू हम लोग 22 तक समझ जाए क्या है जी। कंसेंट तो आप लोग समझ ही गए हो सेक्शन 13 में। समझ गया ना सबको कंसेंट क्या है? सेम थिंग इन सेम सेंस। चलो हम देखते हैं। देखिए अभी सेक्शन 14 को आप रीड करेंगे तो क्या लिखा है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 चीजों से अगर कंसेंट नहीं कॉज की गई है तभी वो कंसेंट कैसी होगी? फ्री कंसेंट। समझ गया? और कंसेंट का मीनिंग कहां पर है? 13 में। और जिसकी मीनिंग क्या थी? मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है। कंसेंट को हमने को ऐसा बनाना है फ्री कंसेंट। अब मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब गोली दिखा के बात हो रही, ठीक है, बंदूक दिखाया लाया, बोला कि ये तुम्हारा घर है और ये मुझे लेना है, ठीक है, तुम उसकी सेल कर रहे हो मेरे से, चलो मैं तुमको 1 लाख रुपए भी दूंगा। वो नहीं सेल करना चाहता। यहां तो मीटिंग ऑफ माइंड है दोनों का। एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, क्योंकि वो जानते हैं घर की भी सेल हो रही है और मेरे घर की सेल और कितने रुपए में हो रही है। कंसेंट तो है पर क्या वो फ्री कंसेंट है? नहीं है, कोअर्जन से कॉज की गई। ठीक है, तो कंसेंट को हमको कैसी बनाना है? फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट बनाने के लिए 5 चीजों को हमको हटाना है, इससे नहीं कॉज होने चाहिए। ठीक है, वो 5 चीज अभी हम एक्सप्लेन करता हूं। पहला है कोअर्जन। किस सेक्शन में डिफाइन है? 15 में। क्या कह रहा है? थ्रेटनिंग टू कमिट और कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ऐसा एक्ट करने के लिए तुम बोलो जो कि आईपीसी में प्रोहिबिट। ठीक है, जैसे आईपीसी में क्या क्या क्राइम है बताओ? मर्डर, मर्डर कर दो, बोल दो मैं किडनैप कर लूंगा अगर नहीं हुआ। अगर तुमने मेरा घर, ये जो तुम्हारा घर मेरे नाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर दूंगा। किडनैपिंग इज अ क्राइम अंडर आईपीसी। तो ये क्या हुआ? कैसे कंसेंट कॉज हुई? उसने घर उसका नाम कर दिया, तो ये कंसेंट उसने दी, कैसी दी? पर नॉट फ्री। ठीक है, कोअर्जन से कॉज थी। समझ रहा है अभी? क्लियर है? अगर तुमने मेरा प्रपोजल नहीं माना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड क्या है बताइए? आईपीसी में है ना सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड अबेटमेंट टू सुसाइड। तो अगर कोई अपना प्रपोजल मनवाने के लिए अगर सुसाइड की धमकी दे रहे हो तो कैसी कंसेंट होगी? फ्री होगी क्या? नहीं, नॉट फ्री कंसेंट। ठीक है, क्योंकि वो कोअर्जन से कॉज की गई। कोअर्जन समझ गया आपको क्या होता है? अच्छा, लॉ कमीशन जो हमारी है ना, अच्छा लॉ कमीशन भी न्यूज में क्यों है ये? यूसीसी के लिए है, यूसीसी के लिए। अच्छा, मोदी जी ने भी यूसीसी पे स्टेटमेंट दिया है। कल परसों में भोपाल में कितने लोगों ने पढ़ा मोदी जी का स्टेटमेंट जो यूसीसी पे आया है? अभी बहुत न्यूज में है यूसीसी। ठीक है, ठीक है, तो अभी कोअर्जन हम समझ गए। ठीक है, लॉ कमीशन ने एक बात कहा था ना कि जो आईपीसी वर्ड है इसको हटा दो और उसके जगह एनी क्रिमिनल लॉ। अभी तक वो रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं माना क्योंकि कुछ चीजें हैं ना, जो क्राइम कहा है आईपीसी में है, कुछ अलग भी क्राइम, ऐसा नहीं सारे क्राइम आईपीसी के अंडर, और भी लॉ अलग अलग क्राइम के है कि नहीं? जैसे आर्म्स एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है,
उसका भी तो कोई आदमी रिटर्न कर सकता है ना, तो उसको हम क्या एक्सक्लूड कर दें कोर्जन से? नहीं। तो ये लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी अमेंडमेंट लाने के लिए, अभी तक फॉलो नहीं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 16 क्या है अभी? अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक पार्टी यहां पर क्या है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन अगले से, और एक क्या है, थोड़ा इंफीरियर पोजीशन में है, मेंटल में। ठीक है। अभी मैं कहता हूं तुमको, अब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, और अभी मुझे क्या करो कि तुम्हारे फादर तो काम करते हैं फ्लैट वगैरह में, तो मुझे एक फ्लैट थोड़ा कम में दिलवाओ। तो क्या टाइप का इन्फ्लुएंस होगा? अनडू इन्फ्लुएंस है ना। एक डोमिनेंट पोजीशन को आपने यूज करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि नहीं? गुरु क्या कहता है कि अगर तुमको देखो ये जीवन का की उससे मुक्ति लेनी है, मोक्ष पाना है, और मोक्ष तुम कैसे पाओगे? ये पूरा घर वर बेच दो और उसका पैसा हमारे ट्रस्ट में कर दो मोक्ष पाने के लिए, है कि नहीं? मोक्ष पाना ये सब क्या है भाई? ये माया ही तो है। माया से आपको मोक्ष चाहिए, तो इससे मोक्ष कैसे मिलेगा? जब तुम अपना घर मेरे नाम कर दो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, सब भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, सारी प्रॉपर्टी मुझे देके, इट इज अ टाइप ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्योंकि वो गुरु को भाई आदमी मानता है। अब वो गुरु उससे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी सारी बेच के मेरे नाम कर, और उसने प्रॉपर्टी बेच दी, तो क्या कैसी कंसेंट थी? वो फ्री कंसेंट थी क्या? फ्री कंसेंट नहीं थी। तो फ्री अनडू इन्फ्लुएंस आप लोग समझ गए? यहाँ डायरेक्ट वो बंदूक के दम पे कोरिजन करके कर रहा है क्या? नहीं। एक सुपीरियर पोजीशन और एक इंफीरियर पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, जहां अपना आदमी सुपीरियर पोजीशन का फायदा ले रहा है। समझ गया? अभी कोई डाउट है क्या अनडू इन्फ्लुएंस में? हो सकता है तो नहीं था। ठीक है, अभी तीसरे पॉइंट में वो कोर्जन भी तो हो सकता है। ठीक है, मुर्गा काटना क्या है? ग्रीवियस हर्ट है ना, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ये भी आईपीसी। ठीक है, चलिए फ्रॉड अभी समझ लेते हैं। 17 क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? नोइंगली सप्लाइज फॉल्स इंफॉर्मेशन इंड्यूसिंग द अदर टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और यहां क्या होना चाहिए? इंटेंट टू डिसीव। जानबूझ के आपने गलत इंफॉर्मेशन अगले को बताई। उसने पूछा ये इस घोड़े की एज क्या है जो मुझे ब्लैक घोड़ा खरीदना है? बोले यार ये तो अभी 4 साल का है, और वो 14 ईयर का था, बिल्कुल मरने के करीब ही था। तो कैसे तुमने कंसेंट ली? कैसी कंसेंट ली? फ्रॉड से ही तो ली। उस आदमी ने घोड़ा 50,000 में खरीद दिया, तो कैसी कंसेंट? फ्रॉड से कॉज की गई ना उसकी कंसेंट। तो फ्री कंसेंट हुई क्या? कैसा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे, हम सारे इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, हमको एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ना है। चलो 15 का इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन दिख रहा है सबको? A on board an English ship on the high seas causes B to enter into an agreement by act amount to criminal intimidation under IPC. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A has employed coercion. Although his act is not an offense by the law of England and also section 506. अब देखो ये क्या हो रहा है? हाई सीज सुने हो? समुद्र क्षेत्र में। ठीक है, हाई सीज उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, यहां पर ए ने जो बोर्ड में था वो किसको कॉज करता है? बी को। एक एग्रीमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कॉज। क्रिमिनल इंटिमिडेशन समझते हो 506 में? उसको ऐसा बोला कि अभी तुम नहीं करोगे तो तुम इसका अंजाम जानते हो, डरा दिया पूरा। क्रिमिनल इंटिमिडेट कर, इंटिमिडेट करना जो होता है ना, वही यहां पर हुआ कि अभी तुमको ये हाई सी से ही फेंक दूंगा अगर अभी तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस पे नहीं साइन करो, यही हाई सी से फेंक दूंगा तुमको उठा के। तो वो तो बेचारा कर लिया, दुबला पतला आदमी, वो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट से। फिर गया वो कलकत्ता में इन्फोर्स कराने के लिए। कौन? जो इसको फेंकने की धमकी देता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसने किया था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल है क्या? नहीं है ना, क्योंकि उसने इंटिमिडेट किया है उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाने के लिए। यही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है किसके साथ? सेक्शन 15 के साथ। अभी 16 के इलस्ट्रेशन पढ़िए आप लोग। वाइडेबल, वाइडेबल अभी हम 19 में इसी बात को डिस्कस करेंगे सारे, कुछ केसेस नहीं। जो फ्री कंसेंट में जितने भी पॉइंट सब में वाइडेबल, एक ही जगह मिस्टेक में वर्ड है, वही मैं बताऊं। ठीक है, वाइडेबल तो समझ गया ना सबको? भी वाइडेबल में किसी को डाउट है क्या? वाइड वाइडेबल में क्या होता है डिफरेंस? ठीक है, तो अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल पढ़ो। A having had advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B
फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एडवांस ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब देखो पेरेंटल रिलेशनशिप में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पेरेंट का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है ना, सुपीरियर इन्फ्लुएंस। अब इसमें क्या किया है कि फादर ने बोला है कि मैंने जो तुमको मनी दी थी, तुमको जिंदगी भर मैंने पढ़ाया, बहुत खर्चे हुए तुम्हारे ऊपर, तो मेरे को खर्चा वापस दे दो। एक बॉन्ड बनवाया, पर बॉन्ड में मनी कैसे थी, जो ज्यादा थी, जितना उसने खर्च किया ना, एडवांसेस दिए, उससे ज्यादा मनी थी। सो इंडिया में सब नहीं होता है, यूके में चाहे होता हो, पर तो उसने क्या किया, फादर ने एक ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड ले लिया अपने सन से। तो कैसे लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया ना। सन तो मानेगा ही अपने फादर का कहना, है कि नहीं। तो यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अभी क्या देखना है आपको, अभी और भी एग्जांपल है, समझ लेंगे, डिसीज वगैरह के एग्जांपल है। क्लियर हो गया अभी फ्रॉड का कोई एग्जांपल समझ। अच्छा हाँ, इससे पहले आप थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए मैं कुछ लाया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस 3 केसेस में कॉज की जाती है, देखो 15 में ही दिया हुआ, ठीक है, 16 में। ये 3 चीजें क्या है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी को होल्ड करता है, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर चाहे तो सर्वेंट पे आगे ना सुपीरियर इंफीरियर पोजीशन, उस पर एक्सरसाइज कर सकता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट, ये भी एक टाइप का फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस ऑफ पेन। इसके वजह से कुछ आदमियों की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती, उनको भी आप इन्फ्लुएंस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट, साइंड बाय वाइड एबल, ठीक है। और यहां तक अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए अलग वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ठीक समझ गया आपको, वाइड, हाँ 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 हाँ। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का है, वो आईपीसी में आ जाता है, ये आईपीसी के रिलेटेड, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही है। ये कुछ चीजें हैं, रिलीजियस एडवाइजर, डिसाइपर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, सॉलिसिटर, क्लाइंट, ठीक है, ये सब कुछ। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूविंग कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहे, कौन प्रूव इस बात को करेगा, हाँ, जो इंफीरियर पोजीशन में था वही तो करेगा कि इसने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। क्लियर है आपको भी। फ्रॉड, फ्रॉड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम लोग। सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, 21 दिन में पैसा डबल, याद है 21 दिन। सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। आदमी कौन सी चीज बता रहा है गलत, और जानता हुआ है कि ये गलत चीज में बता रहा है। दूसरी क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, छुपाना, किसी फैक्ट को छुपा रहा है। कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको छुपा लिया, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक साइलेंस बाय फ्रॉड भी होता है, वो भी हमने एक कॉन्सेप्ट है 17 में दिया हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ, आप चुप होके भी, उसने बताया ही नहीं तो भी एक जगह, कुछ जगह आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है, आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, आपने नहीं बताया तो भी उसको फ्रॉड ही माना जाता है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, कोई इंटेंशन नहीं था पर प्रॉमिस कर दी, तो क्या क्या हुआ, फ्रॉड ही तो हुआ। एनी अदर एक्ट fitted to deceive, any such act which law specially declared to be a fraudulent, ये कुछ टाइप है, ठीक है, जिस टाइप से आप पे फ्रॉड इस्तेमाल हो सकता है 17 में दिया होता है, ठीक। मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, पार्टी अननोइंगली सप्लाइज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ट्रू विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये हुआ है मिसरिप्रेजेंटेशन में। एक काम करते हैं, इसका इलस्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग इलस्ट्रेशन देखते रहिएगा, पर इसमें तो है ही नहीं, क्या देखेंगे, 18 में कोई इलस्ट्रेशन नहीं। अच्छा, वो तो सारे टाइप के होंगे ना, उसमें स्पेसिफिक नहीं होगा। अच्छा, एक टाइप का मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, मिसलीड कर, ठीक है, मिसलीड करना ही मिस रिप्रेजेंटेशन, आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। अच्छा, ये सबसे जो एग्रीमेंट कॉज करते हैं वो क्या होते हैं, वर्डेबल होते हैं। जिस आदमी आपने कोर्शन इस्तेमाल भी किया है, मान लीजिए अगर वो नहीं चाहेगा उसको क्या कहते हैं वाइड कराने का, तो नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने
बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ गन, किसी को से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ठीक है, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ गन, पर बाद में बाय कोर्जन हुआ यहाँ पर वॉइडेबल है, वाइड नहीं है। वो चाहे तो ठीक है, जिस आदमी को आपने गन दिखाया वो ये भी कह सकता है कि ठीक है चलो भाई घर दे दिया तो छोड़, ठीक है, और वो चाहे तो ये भी कह सकता नहीं इसने मुझे गन दिखा के मेरा घर लिया, तो वो वापस भी ले सकता, दोनों कामें कर सकता है। इसी को हम वॉइडेबल कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराना है या चलाना है, ये ऑप्शन है, इसी को वॉइडेबल कहते हैं। जब ऑप्शन नहीं होता है वॉइड, ठीक है, वो उसको आप इन्फोर्स करा ही नहीं सकते ना, दोनों पार्टी में कोई। समझ रहा है अभी डिफरेंस क्या है वॉइडेबल वाइड का? अभी मिस्टेक क्या है, अभी मिस्टेक हम लोग समझते हैं क्या है। बोथ पार्टीज आर, जब मिस्टेक में होती, मिस्टेक तो समझ गया हो गलती, ठीक है, गलती से जो कॉन्ट्रैक्ट होते, अगर बोथ पार्टीज मिस्टेक में होंगी एक फैक्ट के लिए, जैसे सेक्शन 20 में है, तो बोथ पार्टीज होंगी तो वर्ड हो जाएगा। यूनिलैटरल होगा अगर एक आदमी मिस्टेक में है तो वर्डेबल है। और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या वर्ड हो जाता है क्या? नहीं। मिस्टेक ऑफ, अगर आप कानून नहीं जानते हैं तो इट इज अ नो एक्सक्यूज। एक मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, कोई आप फॉरेन लॉ नहीं जानते तो क्या है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक, यही कॉन्सेप्ट मिस्टेक से रिलेटेड है। एक ही बाकी जितने भी है वो क्या है, वर्डेबल है। अगर बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज को मिस्टेक, वो कैसा होगा, वही एकलौता जो चीज है वो वर्ड। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 20 का इलस्ट्रेशन पढ़िए। सेक्शन 20 देखिए अभी क्या लिखा हुआ है। देखो बी, देखो बी, A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain. Though neither party was aware of the fact, the agreement is void. इनकी बातें चल रही है एक हॉर्स खरीदने की और हॉर्स डेड है, तो दोनों पार्टीज मिस्टेक में है ना, ठीक है, इस चीजों पे एग्री कर रहे हैं जो दोनों को नहीं पता है, तो कैसा एग्रीमेंट होगा, वॉइड होगा। यही चीजें हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ में नॉट वॉइडेबल, ठीक है, आप बोलो कि मुझे लॉ ही नहीं पता था, उससे गलती हो गई मेरे से, तो वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक, जैसे उसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 21 का इलस्ट्रेशन देखिए अभी आप लोग। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. The contract is not voidable. ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किए हैं कि जो इन्होंने डेट लिया था, डेट मतलब कर्ज, वो कैसा बार है, लिमिटेशन। लिमिटेशन करके एक लॉ होता है कानून में, आप हमेशा रेमेडी नहीं ले सकते हो जाके कोर्ट में। कोर्ट उन्हीं को रेमेडी देता है जो अपने राइट्स पे सो नहीं रहे हो, जाते हैं कोर्ट में इन्फोर्स कराने, इसीलिए एक टाइम है। अब ये नहीं आपका 10 साल बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट टूटा था, आज आप 10 साल बाद जाके बोलो कि अच्छा मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूटा था इसको इन्फोर्स करा दो, नहीं। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लिमिटेशन होता है, वैलिड टाइम होता है जिसमें जाके आप इन्फोर्स करा सकते। समझ गया है? ऐसी चीजों का रिगार्डिंग उन्होंने किया है, तो उसको नहीं बोला जाएगा कि वॉइडेबल है। लॉ अपना ही काम करेगा, तुम कोई भी एग्रीमेंट। चलिए अब 23 समझ लेते हैं अभी बहुत। अच्छा ये बताओ, ये अक्षय कुमार ने जो राजपाल यादव को मिसरिप्रेजेंटेटिव तो किया था वहां, इसको पता था, इसने फ्रॉड नहीं किया था अक्षय कुमार ने, इनको पता चला क्या किस दिन में पैसा डबल होगा, फिर ये इन्होंने स्कीम किसको दी थी, राजपाल यादव को, कि 21 दिन में तुम्हारा भी पैसा मैं डबल करके दे दूंगा। तो इनको खुद फ्रॉड तब होता है जब अक्षय कुमार को वहां खुद, देखो डिफरेंस क्या है, समझ रहा है अभी? हाँ, उसको उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, यही डिफरेंस है मेन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंटली भी दिया जा सकता है, ये तो ये इनोसेंट ही था, बोलता था इसको मैं पैसा दे दूंगा, पर दे नहीं पाया। किसने? चलो वॉइड एग्रीमेंट हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने जो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, क्लियर हो गया। 10 इक्वल टू 11 प्लस 14 प्लस 23। 11 के नीचे आपने 12 लिख दिया और 14 के नीचे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, सारी चीजें आपने लिख। ठीक, अभी आ गया 23 वाला कॉन्सेप्ट, कैसे एग्रीमेंट जो होंगे वो वॉइड होंगे। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, लॉ ने ही रोक रखा है कि आप ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप वैसे एग्रीमेंट या कंसिडरेशन रखते हो तो लॉ अनलॉफुल है। दूसरा क्या लिखा है, ऑफ द नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ।
फ्रॉडुलेंट है, इंजरी होती है। अब एग्रीमेंट करो, दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट, एक पार्टी क्या कह रही है कि तुम इसको बहुत मारो, इसको पकड़ के खूब मारो, ठीक है, और इस चीज का एग्रीमेंट है, इस मारने जो तुम इसको मारोगे इसके मैं 5,000 रुपए तुमको दूंगा। गुंडा का हायर किया कर, मतलब गुंडा हायर किया उसने किसी को मारने पीटने, इस टाइप का एग्रीमेंट। अब वो गया मार के आया खूब, अगला दे ही नहीं रहा पैसे तो तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। समझ रहे, इंप्लाइज इंजरी, अगले को इंजरी देने के लिए किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट तुम कर रहे हो, इमोरल है, ठीक है। इमोरल मतलब ड्रग्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, ड्रग्स का बढ़िया एग्रीमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, वॉइड ही तो होगा ये सब चीजें, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही तो है ये सब चीजें। तो अभी इसके एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसका आपको इलस्ट्रेशन बहुत सारे दिए हुए हैं, देखो लास्ट के, इलस्ट्रेशन के पढ़ो, के इलस्ट्रेशन के देखिए आप लोग। ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कॉन्क्यूनेज, ये क्या होता है, मतलब इलीगल एग्रीमेंट्स है, प्रोस्टिट्यूशन टाइप की चीजें। अब प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्रीमेंट है तो क्या होगा, इमोरल ही तो है वो, वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब ऐसे, इससे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग करके एक एक्ट। अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो चीजें होती हैं ये भी इमोरल है, ऐसा भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, यही सब चीजें दियो। फ्रॉड के एग्रीमेंट भी, फ्रॉडुलेंट नेचर की भी एग्रीमेंट वॉइड है। तो आप इलस्ट्रेशन से 23 से आप पढ़ सकते हैं ये पांचों टाइप के एग्रीमेंट कैसे होंगे, वॉइड हो, इमोरल है ना। देखिए प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल व्हेन इट इज डन वॉलंटरली इन इंडिया, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, जो चीजें होती है ना, हायर हायर करते हैं, ये सब चीजें इलीगल है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट वॉलंटरी इज नॉट लीगल इन इंडिया। हाँ माइनर भी नहीं, ठीक है, ये लॉ। चलो अभी अभी क्या, चले अभी 24 समझ लें, ठीक है। 24 क्या कह रहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है जो पार्ट में अनलॉफुल है और पार्ट में लीगल है, तो पार्ट आप इन्फोर्स करा सकते हो और जो इलीगल पार्ट है उसको छोड़ सकते हो। उसमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ए प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिकर इन अदर आर्टिकल। बी प्रोमिसेस टू pay to A a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and the consideration of B's promise being unlawful in part. ठीक है, यहां पर सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहां सेपरेट किया जा सकता है वहां पर, मान लीजिए दो चीजों के लिए एग्रीमेंट, एक कॉटन की सेल के लिए है और एक ओपीएम की सेल के लिए, अफीम की सेल। तो अफीम वाला क्या आप जाके इन्फोर्स करा सकते हो, नहीं करा सकते ना, क्योंकि अफीम इज ड्रग्स, अनलॉफुल। हमने क्या 23 में देखा, ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल वाले वॉइड होते हैं। पर जो इंडिगो या जो कॉटन से रिलेटेड एग्रीमेंट था वो वैलिड है, वैलिड इन पार्ट, पूरा कंप्लीटली वैलिड नहीं। आप वो वाला एग्रीमेंट इन्फोर्स करा सकते। एक ही एग्रीमेंट में दो चीजें, एक अनलॉफुल एक लॉफुल, अब लॉफुल जाके इन्फोर्स करा सकते। कब नहीं इन्फोर्स करा सकते हो, जब अनलॉफुल लॉफुल सेपरेट ही ना हो पाए। समझ रहे हो, दो तीन चीजों का एग्रीमेंट करो कि अच्छा स्मगल होके ये गुड्स आएगा इंडिया में, तो तुम उसकी ट्रेडिंग कैसे करोगे, स्मगल होके मान लो गुजरात में हो, आपको कुछ कहना है क्या, तो नाम क्या नाम है, मैं बता देता हूं, आप भी बता दीजिएगा क्लास के लिए, ठीक है। अभी क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, गुजरात पोर्ट पे ड्रग्स आने वाली, ठीक है, गुजरात पोर्ट पे ड्रग्स के लिए है। अर्जुन अभी तुम ही बोल लो यार, अब मैं बोलूँ, अभी अभी चुप रहना सब लोग, ठीक है, ठीक है, 4 बार में एक ही इलस्ट्रेशन बोल चुका। पहली चीज है, एग्रीमेंट किस चीज का है, गुजरात पोर्ट में ड्रग्स आने का, ठीक। इसने एग्रीमेंट क्या किया कि ड्रग्स भी लेना है मुझे, और दूसरी चीज क्या है, कार से बाई कार आएगा वो ड्रग्स, ठीक है, फिर बाई कार आएगा, ट्रांसपोर्टेशन को भी उसी एग्रीमेंट में उसने पैसा दे रखा है कि ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ड्रग को कैरी करके लाएगा। समझ गया, तो क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला एग्रीमेंट इलीगल है क्या, नहीं है, पर वो ड्रग्स लाने वाला एग्रीमेंट इलीगल है। तो ये कैसा होगा, पूरी तरीके से अनलॉ, क्योंकि यह सेपरेट ही नहीं कर सकते। वो ला क्या रहा था, ड्रग्स ला रहा था। समझ रहा है डिफरेंस क्या है, जहां तुम सेपरेट कर सकते हो वो आप
इन्फोर्स करा सकते हो। कौन सा पार्ट? जो लीगल है, समझ रहा है? जो इलीगल है उसको अगर आप सेपरेट कर दो, समझ रहा है डिफरेंस? अगर आप इलीगल को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे तो अनलॉफुल है, पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड है। क्लियर है चीजें? 25 अभी हम देखते हैं। अब ये सब कुछ टाइप के एग्रीमेंट है ना जो वॉइड ही रहते हैं। पहला क्या एग्जांपल है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन याद है आपको? वैल्यू, जो आप वैल्यू देते हैं, बिना वैल्यू के कोई चीज आप एग्रीमेंट कर रहे हो। घर बेच रहे हैं पर बिना पैसा लिए, ठीक है, फ्री में घर दे रहे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या बिना कंसिडरेशन? गिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं बोल रहा, पर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक। पर इसके एक्सेप्शन है। देखिए आप जब सेक्शन देखेंगे ना बेयर एक्ट में, तो क्या लिखा हुआ? अनलेस इट इज इन अ राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। जो तुमने बात कही, गिफ्ट राइटिंग में दोगे और रजिस्टर करके जो देते हो किसी को गिफ्ट। अगर आपको किसी को हाउस गिफ्ट देना है, प्रॉपर्टी देनी, तो राइटिंग में होता है और रजिस्टर किया जाता है, ऑफिस होता है रजिस्ट्रेशन करता। तो वहां जाके आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराते हो, मैंने इनको गिफ्ट दिया, तब जाके गिफ्ट वैलिड होता है। मैं मान रहा हूं गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। आपने पैसे ले लिए तो गिफ्ट कैसा है कि नहीं? क्लियर? पर गिफ्ट आपको लेना है तो कैसे लोगे? राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, यही बात यहां। फिर क्या लिखा हुआ है? और इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, ठीक है। कुछ पास्ट में एक आदमी ने कुछ किया था, समझ रहे हैं? पास्ट में आपके लिए उसने कोई आपको सर्विस प्रोवाइड की थी, कोई नीड आपकी पूरी थी, आपके पास खाना पीने का कुछ नहीं था, उसने खाना पीना प्रोवाइड किया था। आपने बोला था मैं बाद में इसको पैसे, आपके ये जो पैसे है ना मैं बाद में आपको दे दूं, तो क्या वो यहां कंसिडरेशन तुरंत है क्या? नहीं, आपने उसको कंपनसेट किया पुराने का, तो ये वैलिड है, चाहे यहां कंसिडरेशन हो चाहे ना, क्योंकि वो पहले आपको सर्विस दे चुका है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। ये क्या होता है? लिमिटेशन लॉ में आप रिकवरी ऑफ डेट के लिए, कर्ज के लिए, रिकवरी के लिए, कि इस आदमी ने मेरे से कर्ज लिया और इसने मुझे लौटाया नहीं, उसके लिए एक टाइम है। आप 30 साल बाद जाके 3,000 का कर्ज नहीं मांग सकते हो, आप 3 साल के अंदर ही मान लो रिकवरी ऑफ डेट कर सकते। 3 साल बीत गए, आपने केस नहीं किया, 5-6 साल बाद आप, उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस करता हूं कि तुमको जो मुझे पैसे देने थे वो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं मैं तुमको दे दूंगा। अब वो बार है, लिमिटेशन लॉ में तो आप नहीं जा सकते हो, पर अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि उसने बोल दिया, क्या क्या बोला उसने? पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। अगर ऐसा होगा तो आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हो कि ऑल्दो ये लिमिटेशन लॉ से बाहर है कि मैं अब नहीं आ सकता, पर इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे अब ये देगा पैसे। समझ रहा है? तीनों एग्जाम्पल क्या क्या था हमने? रिटन एंड रजिस्टर्ड पहला पढ़ा, दूसरा क्या था? कंपनसेट फॉर समथिंग डन इन पास्ट, और टाइम बार डेट को अगर लेना हो तो। तीन टाइप का अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो आप इन्फोर्स करा सकते। समझ गया? इसके लिए एक मैगजीन भी यूज होती है इस सेक्शन के लिए, याद है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नेडम पैक्टम करके किसी ने मैगजीन सुनी है? नेडम पैक्टम, लिख लीजिए अगर लिखना हो, ठीक। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट क्या कर रहे हो? शादी रोकने, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे ना। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, पर ये वॉइड कब नहीं होते हैं एग्रीमेंट? अगर आप किसी माइनर की शादी को रोको, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? क्योंकि आदमी को इंडिया में अपने चॉइस से मैरी करने का हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, तो आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करके उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो कि इसकी शादी नहीं होने देंगे, दो आदमी एग्री कर ले। क्या तुमको कोई डाउट है क्या? वो एग्रीमेंट, वैसा एग्रीमेंट कर सकते हो माइनर की शादी को रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है। माइनर की शादी का मैं मान रहा हूं इंडिया में लीगल होती नहीं, क्या होती है? वो इलीगल है, मैं मान रहा हूं, पर उसी चीज को रोकने के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हो कि आप उसमें माइनर की मैरिज को प्रिवेंट करो। समझ रहे हो? एक वैलिड मैरिज को आप प्रिवेंट करने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मेजर आदमी शादी अपने चॉइस से कर सकता है, इंडिया में उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दे रखा है, ठीक है। ये किस सेक्शन में? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, 26 में। फिर 27 क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड।
किसी को ट्रेड, उसका ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन, ये एक्सरसाइज करना है, उसके लिए आप उसको रोकने के लिए कर रहे हो एग्रीमेंट कि इसको यहाँ ट्रेड नहीं करने देंगे या इस चीज में ट्रेड नहीं करने देंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट कैसे होंगे? वॉइड होंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज गुडविल, जहां गुडविल इन्वॉल्व हो। अब हल्दीराम का ट्रेड हर कोई खोल सकता क्या? हल्दीराम की दुकान नहीं खोल सकता ना, क्योंकि हल्दीराम का गुडविल है ना, वहां उसके नाम पे उसकी चीजें बिकती हैं, समझ रहा है? हर कोई नहीं। फिर तुम बोले तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, मैं क्यों हल्दीराम नहीं यूज कर सकता हूं? बोल सकते हो क्या ऐसा? नहीं। अब यहाँ रविनगर में दुकान खोल दो हल्दीराम की, नहीं खोल सकते हो ना आप चीजें, समझ रहे? क्यों? क्योंकि उसका गुडविल है। ठीक। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है टॉपिक? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आप अगले पार्टी को कोर्ट में जाने से रोक रहे, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि ये कोर्ट में ना जाओ, ठीक है, ये भी वॉइड है। अब ऐसा एग्रीमेंट में ऐसा अच्छा, एक पार्टी, दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट क्या ड्राफ्ट हो रहा है कि हम लोग का अगर कोई डिस्प्यूट आया तो कोई पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या वैलिड है क्या? आपको लगता है ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं, अनलेस एंड अनटिल कैसे क्या हो? देखिए हर ये एग्रीमेंट का एक एक्सेप्शन। मैरिज का हमने क्या पढ़ा? माइनर की मैरिज रोकने के लिए। ट्रेड का क्या हमने पढ़ा? गुडविल का। वैसे ही इसका क्या है? लीगल प्रोसीडिंग का, कि आदमी बाय कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये लिख सकता है कि कोर्ट नहीं जाना है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट आया, ये मैटर कोर्ट नहीं जाएगा बट आर्बिट्रेशन हो जाएगा। आर्बिट्रेशन समझता है आपको? कंसिलिएशन होता है, लोग बैठे रहते हैं, एक ग्रुप होता है आर्बिट्रेटर्स का जो मैटर को सॉल्व करता है, वो थोड़ा कोर्ट से फास्ट प्रोसेस। तो अगर आपने आर्बिट्रेशन के लिए एक एग्रीमेंट में चीज लिख दी है कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, आर्बिट्रेशन में जाओगे, तो देन इट इज वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। पर आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया जहां कोर्ट ही जाने का नहीं है, कि आप कोई कोर्ट में नहीं जाके इन्फोर्स कर सकते हो, पर आपस में दंगल करेंगे, जो जीतेगा उसको भी इन्फोर्स होगा, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है? कोर्ट में जाने से आप पार्टी को नहीं रोक सकते, समझ गया? अनलेस एंड अनटिल आप कोर्ट की जगह उससे बोल रहे हो कि आप आर्बिट्रेशन, समझ गया? अनसर्टिनिटी, सर्टेन ही नहीं किया जा सकता है कौन सी चीज पे एग्रीमेंट हो रहा है, तो वैसे ही वर्ड होगा। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू टेल वॉट ऑयल वॉज इंटेंडेड। क्या हो रहा है कि ए ने एग्रीमेंट किया कि 100 टन ऑफ ऑयल सेल करेगा, पर ऑयल ही नहीं बना। कितने टाइप के ऑयल होते हैं गिनती है क्या? सोयाबीन ऑयल, क्रूड ऑयल, कितने ऑयल होते हैं, है कि नहीं? पाम ऑयल। तो 100 टन का कौन सा ऑयल बेच रहा है वो क्लियर है क्या? तुमको क्लियर करना पड़ेगा, अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेन है, वो क्लियर चीज नहीं हो सकती, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, अनसर्टिनिटी के ग्राउंड पे। इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? क्या लिखा हुआ है? और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन का मतलब यह है कि एक तो वो अनसर्टेन है, पर कोशिश करके उनको सर्टेन किया जा सकता है, पर वो इनकेपेबल है, सर्टेन भी नहीं हो सकते, तो ऐसे एग्रीमेंट वर्ड, ठीक है? एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वर्ड वेजर क्या है? जिसमें आपको क्या मिलता है? आसान भाषा में बेटिंग, ठीक है? बेटिंग वाले एग्रीमेंट जो होते हैं उसी को वेजरिंग कहते हैं, ठीक है? ऐसे एग्रीमेंट क्या है? वर्ड है, समझ गए? अगर ये चीज हुई तो इतने रुपए मिलेंगे, यही तो होता है बेटिंग में। पर इसका एक्सेप्शन क्या है? हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग में आप बेट लगा सकते। अभी तो ड्रीम 11 पे डेली टीम बना रहे हैं, है कि नहीं? गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस वाला पॉइंट है ना, अभी हम लीगल जीके में वो टॉपिक डिस्कस, ठीक है? बेटिंग नहीं लीगल है, बेटिंग में कुछ नहीं, बेटिंग नहीं लीगल है। जब पूरा जहां वहां, यहां देखिए वेजर क्या है ना, वेजर एक टाइप का हो गया कि चांस पे आप खेले, यू आर प्लेइंग ऑन द चांसेस, ठीक है? बेटिंग किस टाइप की लीगल होती है ना, जो आप कह रही हैं, वहां स्किल की चीज होती, डायरेक्ट अनसर्टेन इवेंट में नहीं होता। टीम बनाओ, ड्रीम 11 में क्या है? टीम बनाओ। यहाँ क्या इन्वॉल्व है? आपका स्किल इन्वॉल्व है ना। अब देखोगे कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, क्या है, और यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही कि इंडिया जीत जाए, ये क्या है? अनसर्टेन इवेंट है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है, ये अनसर्टेन इवेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी तो जीत सकती है, तो यहाँ आपका कोई स्किल इन्वॉल्व है, ये तो चांस। तो ये चांस वाला चीजों पे आप नहीं कर सकते, इसी को वेजरिंग कहते हैं। चांस पे, प्योरली डिपेंडेंट ऑन चांस होते हैं,
ठीक है। हॉर्स रेसिंग को क्यों अलाउ कर रखा है? क्योंकि हॉर्स रेसिंग को गेम ऑफ स्किल बुलाया जाता है। पुराने जमाने में बेटिंग की जो स्टार्ट ही हुआ था वो हॉर्स से हुआ था। ठीक है। रेस मूवी बहुत पास से देखे हो तुम, लगता है, चलो ठीक है। और एक टाइप का एग्रीमेंट और भी वर्ड होता है, ठीक, इम्पॉसिबल एक्ट को करना, सेक्शन 56। ठीक है, ये भी वर्ड होता है। 56 का इलस्ट्रेशन देखिए आप लोग। हाँ, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ए एग्रीज विद बी। ए ने एग्रीमेंट क्या किया बी से कि डिस्कवर करो ट्रेजर बाय मैजिक। ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है क्या? है, इम्पॉसिबल ही तो है। अरे लोग ऐसा नहीं खजाने नहीं खोज लेते हैं, पर दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। तो अगर इम्पॉसिबल चीजों के लिए एग्रीमेंट करोगे तो क्या होंगे? वॉइड होंगे। ठीक। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट देख ले थोड़ा। हाँ, कुछ कहना किसी को? अभी ये बताइए, 30 सेक्शन हो गया। आपको टाइम देता हूं मैं 2 मिनट का, आप देखिए कोई डाउट हो तो। ठीक है, क्योंकि 30 तक ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज तक क्लैट में 30 के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आया। पीवाई की क्लैट में, पीवाई की में 56 आया ना एक बार, 30 तक और फिर 56, वो तो हो ही गया। कोई डाउट हो तो बताइए। सबको अभी क्लियर हो गया कैसे लिंक थी? 10, वो फॉर्मूला हम समझ गए ना, 10 इक्वल्स वाला, 11 प्लस 14 प्लस 23 वाला, पूरा फॉर्मूला समझ गया ना? वो वही एक लिंक देता है। अच्छा, सेक्शन 3 सबको समझ गया? कैसे कम्युनिकेट होगा एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और रिवोकेशन, कैसे कम्युनिकेट होगी, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, सब चीजें क्लियर है अभी? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जो चीज इम्पॉसिबल ही कर रहा है होना, उसका आप एग्रीमेंट कर रहे हो। जैसे उसने बताया ना, ट्रेजर बाय मैजिक, कैसे कितने लोगों को ट्रेजर मिलता है बताइए? तो ये ऐसी चीजें कहाँ आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स कराओ? ठीक है, इट इज वाइड, वहीं पर वाइड हो जाता है ऐसे। अभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ लें, अगर डाउट नहीं है किसी को तो। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और नॉट हैपन। ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड होता है ना? एक इवेंट पे। वो इवेंट होगा तब वो इन्फोर्सिबल हो जाएगी, फ्यूचर में वो इवेंट है। समझ गया आपको? इस, हाँ। देखिए, कुछ टाइप के इंश्योरेंस जो है वो इंडिमनिटी में आते हैं, और कुछ टाइप के इंश्योरेंस कंटिजेंट में। ठीक है, टाइप है, जैसे बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो उसमें कुछ टाइप आते हैं कंटिजेंट में, कुछ आते हैं इंडिमनिटी। मैं बता दूंगा वो टाइप कौन से हैं अभी इंडिमनिटी के बाद। ठीक है, अभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. एग्जाम्पल के लिए आप सबसे अच्छा ले सकते हैं ये इंश्योरेंस। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंश्योरेंस। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ आपके, तभी तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो ना। हैपन और डज नॉट हैपन, इसी चीजों पे, अगर फ्यूचर में कोई चीज हुई उस पर आप अगर आप कोई चीज क्लेम कर रहे हो तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया? यहाँ क्या हुआ? वसूली भाई कॉन्ट्रैक्ट के बप्पी भाई 5 लाख रुपीज इन बप्पी भाई हाउस इज बर्न। ठीक है, दैट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में है ना भाई, एक टाइप का ये फायर इंश्योरेंस ही तो है। अगर घर बच गया, आपका जल गया बाद में, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, फ्यूचर इवेंट में। ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस, ये सब एग्जांपल ही हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। डिटेल में आपको मैं टाइप भी बता दूंगा। एसेंशियल क्या है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का? देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? जिसमें आदमी कोई एक्ट करेगा या नहीं करेगा। कब वो एक्ट करेगा? जब वो इवेंट हुआ है। अच्छा, आप इंश्योरेंस कब क्लेम करते हो? जब आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा, तभी तो आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे। वही चीज यहाँ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन द फ्यूचर। आप फायर इंश्योरेंस कब क्लेम करोगे? जब घर जलेगा, तभी तो क्लेम हो सकता है। ठीक है, हैपन और डज नॉट हैपन, ऐसी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसीलिए इसको वर्ड क्या यूज किया गया है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। जरूरी थोड़ी ना है, हम लोग इंश्योरेंस हर साल लेते हैं क्या? हर हर साल एक्सीडेंट होता है क्या?
नहीं होता है ना, एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, तभी वो क्लेम में आता है। ठीक है, इसीलिए अनसर्टेन है। आप इंश्योरेंस ले तो लेते हो, पर ये क्या इसकी सर्टिनिटी है कि कोई नुकसान होगा तभी आप इंश्योरेंस लोगे? है कि नहीं? कोई सर्टिनिटी नहीं है ना, अनसर्टेन है ना इवेंट होना। और जब उस इवेंट हो जाएगा तब आप जाके उसको इन्फोर्स करा सकते हो। समझ गया ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल इंसिडेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही क्लेम करने का इवेंट होगा, कैसे? कोलेटरल ही होगा। जैसे ही ये इवेंट होगा आप तुरंत जाके उसको इन्फोर्स कराएंगे। इसी को कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किसी को डाउट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे? नहीं है अभी? अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, कॉसी कॉसी का मतलब क्या होता है? पहले कॉसी का मतलब बताइए आप लोग क्या होता है। लाइक लगता है कॉन्ट्रैक्ट उसके जैसा, पर ये पूरी तरीके से ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये होता है एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, इम्पोज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। यहां एग्रीमेंट नहीं हुआ है पर ये तब भी कॉन्ट्रैक्ट है। द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस यानी देखो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेसिस था? प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ये बेसिस था कॉन्ट्रैक्ट का। कॉसी में यहां प्रॉमिस नहीं है, यहां ड्यूटी है। समझ रहे हो? अभी हम देखेंगे कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अनजस्ट इनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे। इसको क्या कहते हैं? इसमें मतलब किसी एक की वजह से दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, अनजस्ट फायदा। ठीक है, अभी जो इसके सेक्शन है उसी देखेंगे, आपको यही प्रिंसिपल उसमें दिखेगा। इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट बेसिस था ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, यहाँ एग्रीमेंट बेसिस नहीं है, इसको इम्पोज ही कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना उसी ने इसको इम्पोज ही कर दिया है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही बना दिया। इसीलिए हमने इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या था? क्या है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का? एग्रीमेंट है ना, यहाँ एग्रीमेंट थोड़ी ना हो रहा। ठीक है, इसको इम्पोज कर दिया है लॉ ने, ये सेक्शन डाल के कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बना दिए कि ऐसी चीजें होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इसको वर्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोला। क्लियर अभी? नो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल थे? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, फिर प्रॉमिस बनेगा, ये सब चीजें यहाँ रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ। ठीक, ये राइट भी किसको अवेलेबल है? ये चीज कॉमन है, राइट इन पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन से ही आप ले सकते हो, पूरी दुनिया से आप नहीं ले सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ही चीज इसमें पूरा है। कितने टाइप के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ये देख लो, अभी नाम लिख लो इसके हेडिंग। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला उस चीज का क्लेम, आपने नेसेसरी सप्लाई की थी एक आदमी को जो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और आपने उसको जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सप्लाई। दूसरा क्या है? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। 5 टाइप के। हाँ, क्लियर नहीं है आपको? ठीक है ना, अभी पॉइंट दोबारा आएंगे डिटेल में भी आएगा, तब आप लिख सकते। ये क्या ओरिजिनली ये सब कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या है? सारे नहीं है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अगर ऐसी चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आ जाती है, पर वहां वो जो एसेंशियल है ना, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इनको लॉ नहीं बोल दिया, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा देख लेता हूं मैं इसमें है क्या। देखो यहां पर अभी क्लियर दिख रहा है क्या? अभी क्लियर है आप सबको? नेसेसरी सप्लाइड वाला सेक्शन 68। अभी हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, नेसेसरी सप्लाइड क्या होता है, ये सब चीजों को हम समझ लेते हैं। आपने माइनर को नेसेसरी चीजें उसके लिए दी हो, एक माइनर है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता है। आप जब वो माइनर था आपने उसको खाने की चीजें लाके दी, उसके पैसा दिया उसको पढ़ाई के लिए, तो बाद में आप उसको क्या क्लेम नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। क्या उसने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल आपसे एग्रीमेंट किया था क्या कि तुम मुझे ऐसा करना? एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट माइनर के साथ तो वैसे भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता, पर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
जो आदमी ने नेसेसरी सप्लाई किया था एक माइनर को, बाद में वो उसकी प्रॉपर्टी से उसको क्लेम कर सकता है कि मैंने इतनी चीजें इसको दी थी, मुझे उसका रिटर्न मिले। क्यों? सही है, वैलिड पॉइंट है कि नहीं है नेसेसरी सप्लाइड वाला? और मिलना चाहिए कि नहीं? आदमी ने किसी आदमी ने माइनर की मदद की, नेसेसरी सप्लाई की, जब वो मेजर हो तो उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। क्यों? अनजस्ट इनरिचमेंट हो। अनजस्ट इनरिचमेंट समझा? अब यहां तो अनजस्ट इनरिचमेंट ही हो रहा है ना, माइनर को तो चीजें मिल रही हैं, यहां इसका क्या फायदा? उसके उसके पैसे से उसका इनरिचमेंट हो रहा है ना, अनजस्ट। तो बाद में ये आदमी क्लेम कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है, ठीक है, कि मैंने इसको नेसेसरी सप्लाई किया था, मुझे चाहिए। ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तो पर्सनल लेवल पे क्लेम कर सकता है। देखो ये सब चीजें क्या है, अब हो सकता है उसने फ्यूचर में मेजर होकर उसके पास धन है तो उस पर क्लेम कर सकता है। वो मेजर होके कुछ एक्वायर किया है, उसके पास मनी है, तो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अभी क्लियर है? ये कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, इसीलिए इनको हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में डाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लाइक। ठीक है, फिर क्या है, पेमेंट बाय पर्सन हैविंग सम इंटरेस्ट इन द पेमेंट। ठीक है, आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट करता है, बेसिकली यही सब। तो बाद में आपके बिहाफ पे उसने पेमेंट किया, तो क्या वो पेमेंट आपसे लेगा? नहीं, बाद में लेगा ना। तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट थी क्या? नहीं था स्ट्रिक्ट सेंस में, पर एक टाइप का ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया? जैसे श्योरिटी वाला एग्जांपल याद है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, सुना है आप लोगों ने? भी आएगा वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में, मतलब आप किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिसके बिहाफ पे पेमेंट किया उससे आप बाद में मांग नहीं सकते, आप मांग सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया किस टाइप का? कॉसी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, आपने कोई गुड आपको मिला रोड पे, ठीक है, आपने फाइंड किया, तो आपकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको होल्ड करने की, या फिर उसके लॉफुल जो मालिक है उसको ढूंढने की। ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। समझ गया? आपको समझ गया? अभी तीनों पॉइंट समझ रहे हैं? ये कौसी कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। मनी पेड बाय मिस्टेक और कोअर्जन, कोअर्जन से किसी ने हाँ, हाँ, क्लेम ऑफ बेनिफिट, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अच्छा, ग्रेचुअस एक्ट क्या होता है? ग्रेचुअस एक्ट विलिंगली, खुशी से, अपनी खुशी से। पर आपको बेनिफिट कैसे मिले हैं? जो चीजें नॉन ग्रेचुअस है, कोई आदमी अपनी खुशी से नहीं दिया, ठीक है, अभी तो आपको बेनिफिट उसने दे दिया, पर ऐसे दिया है कि ठीक है एंजॉय कर लो, कभी मत मुझे लौटाना, ऐसा नहीं है। आपने बेनिफिट ऐसी एंजॉय की है जो नॉन ग्रेचुअस है, ठीक है, तो उसको आपको बाद में उसका बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। यही बात कर रहा है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। क्या कोई डाउट है क्या किसी को? कौसे कॉन्ट्रैक्ट समझ रहा है ना अभी? ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है। यहां कहीं तुमको प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है। तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लॉ ही, पार्लियामेंट ने ही इसको बना दिया कि नहीं भाई ये भी कॉन्ट्रैक्ट है टाइप के, इसको भी बाद में इन्फोर्स कराया जा सकता, इसीलिए तो बनाया होगा इसको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कि इसको तुम बाद में इन्फोर्स करा सकते हो, चाहे ये स्ट्रिक्ट सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो भी। फिर मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोअर्जन, ठीक है, कोअर्जन से किसी ने को आपने मनी पे किया हो, ठीक है, उसने धमकी दे के आपको मनी पे कराया हो, बाद में क्या आप उससे मनी नहीं निकलवा सकते हैं? कोर्ट जाके ले सकते हैं कि इसने मुझसे कोअर्जन में मनी पे कराया मेरा, आप ये मनी को मेरा रिटर्न कराइए। ऐसी बहुत जगह चीजें आपने सुनी होंगी, होती हैं लॉ में, कोर्ट्स में, है कि नहीं? आपने कोअर्जन से कहीं मनी पे किया है और उसका रिटर्न आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं, कि मनी मैंने डर डर के धमकी से मैंने इसको मनी को पे किया है। ठीक है, तो एक टाइप का कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मुझे अपनी मेरी मनी वापस चाहिए, क्योंकि अगले पार्टी का क्या हो रहा है? अनजस्ट इनरिचमेंट, वो आपके पैसे से उसका इनरिचमेंट हुआ ना। समझ रहा है कॉन्सेप्ट? ये भी ये है सेक्शन 72 में। अच्छा, आज हम कौसी कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बताइए कि अभी तक का किसी भी पोर्शन पे डाउट है? नहीं है ना? ठीक है।